क्यों ऐसा होता है हमारे देश में? एक कोई परिवार होता है, बहुत बड़ी शादी करता है और सारे बड़े गेस्ट को बुलाते हैं वहां पे, क्योंकि ये एक सॉफ्ट पावर का डिस्प्ले होता है। ये मैसेज है दुनिया वालों को। क्यों सबको घड़ियां दी जा रही हैं कि दैट इज अगेन अ डिस्प्ले ऑफ सॉफ्ट पावर, कि वी कैन अफोर्ड टू डू दैट। आरसीबी जीती है और ये आरसीबी जो है ये 18 साल से खेल रहे हैं और साथ में हार भी रहे हैं। तो अगर ये हार रहे हैं तो ये क्यों खेल रहे हैं और इन्हें पैसे कौन देता है इस चीज के? और जो इसने ये टीम बनाई थी वो तो साहब हम तो बैठे हुए हैं लंदन से, ट्वीट करते रहते हैं हाँ। हर संडे को। सबसे पहली बात, ये इतने साल से खेल क्यों रहे थे? ऑब्वियस सी बात है कि दिलजीत के भी कॉन्सर्ट्स में बहुत भीड़ है और बहुत पैसा इकट्ठा हुआ है। आपको उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, दिलजीत पाजी के लिए स्पेसिफिकली कुछ नहीं है इधर, बट इन जनरल मैं बता रहा हूँ। आपने देखा होगा भारत में दोस्तों बाय द वे एक छोटी सी पर्सनल बात शेयर करनी थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अक्सर ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में बात करता हूं, लेकिन दोस्तों मुझे ये भी पता है कि हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग होता है। कई लोग मार्केट के डेली अप्स एंड डाउन से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन दोस्तों एक चीज़ जानिए कि म्यूचुअल फंड क्योंकि मार्केट से लिंक्ड होते हैं, इसलिए उनका जो रिटर्न होता है वो मार्केट की परफॉर्मेंस पे निर्भर करता है। और वहीं पे दोस्तों कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होते हैं वो एक फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, जहां आपको एक फिक्स रेट पे रिटर्न मिलता है और वो भी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। और दोस्तों इसको आप एक मंथली इनकम की तरह भी समझ सकते हो, और इसी वजह से ये ऑप्शन लो वॉलेटिलिटी के साथ साथ प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स भी ऑफर करता है। और यदि आप भी अप टू 15% एनुअल रिटर्न्स, केवल यही नहीं मंथली पे आउट्स और एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए, तो स्टैश फिन के अकारा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक बहुत ही प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। सबसे अच्छी बात, यहाँ आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अपनी मंथली रिटर्न के हिसाब से पहले से ही विजुअलाइज कर सकते हैं, ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाए कि हर महीने आपके अकाउंट में कितना रिटर्न आने वाला है। ये प्लेटफॉर्म कम्प्लीटली डिजिटल है, बॉन्ड्स सेबी रेगुलेटेड हैं और शुरू करना दोस्तों बहुत ही आसान है। सिर्फ एक छोटी सी केवाईसी प्रोसेस यानी कि पैन, आधार और ओटीपी से ऑथेंटिकेट करना है और एक डीमैट अकाउंट चाहिए। और दोस्तों यकीन मानिए केवाईसी करने में मात्र 2 मिनट लगते हैं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए ये एक स्मार्ट और स्टेबल एडिशन हो सकता है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज़रूर चेक करें। और यदि और भी ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं भी नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करता रहता हूं, तो दोस्तों मैं वही ऑप्शन को एक्सप्लोर करता हूं और आप लोगों के साथ शेयर करता हूं जो ट्रस्टवर्दी, ट्रांसपेरेंट, रेगुलेटेड और वैल्यू ड्रिवन हैं। आप भी एक्सप्लोर करके देखिए, शायद ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का अगला स्मार्ट स्टेप बन जाए। डीप टॉक्स, बातें गहराइयों की, बातें पैसों की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम हर बार एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट करते हैं जो कि आप लोगों की नॉलेज को बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। आज ऐसे ही एक गेस्ट हैं जो बहुत चर्चित हैं, उनको किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं है और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये सर्वज्ञानी हैं और इनका ज्ञान चरम सीमा पे है। इनसे चाहे आप स्टॉक मार्केट की बात कर लीजिए, दुनियादारी की बात कर लीजिए, अंबानी जी के एक ख़ास फ्रेंड हैं और दोस्तों यही नहीं, अडानी के साथ भी बचपन में खेले हुए हैं। तो दोस्तों आइए स्वागत करते हैं, और स्वागत आज विद चीयर्स करेंगे अभिषेक कर जी का, जो आज हमारे को अपने ज्ञान से बहुत सारी चीज़ों का पर्दा उठाएंगे और कई सारी चीज़ों के राज खोलेंगे। तो अभिषेक जी चीयर्स। चीयर्स। और स्वागत है आपका डीप टॉक्स में। बहुत ही डीप इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू। डीप इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैं चाहता हूं कि आज कहीं जो जैसे हम लोग डीप टॉक्स करते हैं तो इसमें एक वर्ड लगा देते हैं, सीक्रेट डीप टॉक्स, क्योंकि आज हम आपसे ना काफ़ी राज और खुलासे चाहते हैं। बिल्कुल कि बिल्कुल। आप कुछ ऐसा बताएं हमें जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो, जो हम लोगों ने कभी सुना भी ना हो और कभी समझा भी ना हो। कोशिश बिल्कुल जारी रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। अभिषेक जी आज 4 जून है और कल आरसीबी जीती है और ये आरसीबी जो है ये 18 साल से खेल रहे हैं और साथ में हार भी रहे हैं। तो अगर ये हार रहे हैं तो ये क्यों खेल रहे हैं, और अगर ये खेल रहे हैं तो इनका मोटिव क्या है और इन्हें पैसे कौन देता है इस चीज़ के? और जो इसने ये टीम बनाई थी वो तो साहब हम तो बैठे हुए हैं लंदन से, ट्वीट करते रहते हैं हाँ। हर संडे को। तो देखिए शुरुआत बहुत अच्छी करी है हमने इस कॉन्वर्सेशन की।
तो सबसे पहले तो सबको बधाइयाँ स्पेसिफिकली आरसीबी फैंस के लिए, जो अपनी अटेंडेंस ज़रूर कमेंट्स में दे देंगे कि हम आरसीबी के फैंस हैं, हर जगह देते ही हैं। सो 18 साल बाद ही काफ़ी भावुक मोमेंट रहा है। तो पहले एक एक करके मैं आपके सारे पार्ट्स का उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। सबसे पहली बात, ये इतने साल से खेल क्यों रहे थे? ऑब्वियस सी बात है कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो रहता है वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होता है। जापान में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर एक कहावत होती है कि पाप ये नहीं होता है कि आप 8 बार गिर गए, पाप ये होता है कि 8 बार गिर गए पर 9वीं बार ना उठे। तो इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली शायद आरसीबी की पूरी टीम ने इस चीज़ को लेके रखा हुआ था। तो आरसीबी के अंदर जो जज्बा है प्लस जो एक ऑडियंस का सपोर्ट मिलता आया है कि रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो आज तक कभी भी विजय नहीं हुए थे, बट स्टिल जो मैसिव लव और सपोर्ट मिला है, उस चक्कर में आरसीबी टिकी रही। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नुकसान करने वाली टीम जो बैक टू बैक 18 साल वो कैसे कमाई? तो देखिए, इसका बहुत सिंपल सी चीज़ है कैसे वो टिक रहे थे। पहली चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा, लोगों को जान के हैरानी होगी कि आरसीबी 18 साल से हार ज़रूर रही थी, लेकिन सबसे हाईएस्ट अर्निंग टीम रही है। जहां पर कि जीतने वाली टीम, आईपीएल की जो जीतने वाली टीम है, वो साल भर के विद एंडोर्समेंट्स एंड ब्रांडिंग करीब 250 से 300 करोड़ कमाती थी। आरसीबी 400 से 450 करोड़ कमाती थी एवरी ईयर। 50% मोर। एग्जैक्टली 50% मोर। दैट्स अ गुड अमाउंट। एग्जैक्टली हारने वाली टीम। हारने वाली टीम। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे, सोशल मीडिया फॉलोइंग के बेसिस पे भी देखेंगे, आरसीबी की टीम का जो हैंडल्स है, सोशल मीडिया के हैंडल्स, दोज आर द हाईएस्ट फॉलोड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिन व्यक्ति ने बनाई है, जिनके बारे में आप बात कर रहे थे, वो तो लंदन में बैठे हैं, लेकिन उन्होंने दिमाग बहुत सही चलाया था एट द इंसेप्शन। पहली चीज़ उन्होंने क्या बोला कि अगर भारत में किसी के भी इमोशंस को अपने फेवर में करना है तो ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ लो जिनसे लोगों का इमोशंस जुड़ा है। तो आप देखिए, विराट कोहली हो गया, मैक्सवेल वो हो गए, जितने भी ये क्रीम वाले टॉप 3-4 थे, वो आरसीबी ने हमेशा अपने साथ लेके रखे। दैट इज़ नंबर 1। और हम सबको पता है विराट कोहली से कितने लोगों के दिल जुड़े हुए हैं। सो दैट इज़ नंबर 1। तो उनने बोला पहले ऑडियंस अटेंशन। दूसरा, ब्रांडिंग की अगर बात करें तो बहुत कम लोगों ने नोटिस करा होगा, आरसीबी इज़ द ओनली टीम टू हैव 2 टाइटल इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स, प्यूमा एंड कतर एयरवेज। द ओनली एंड द फर्स्ट टीम टू हैव रॉब्ड इन। बाकी सबके हैं, लेकिन इवेंचुअली आए हैं और मैक्सिमम सारे डोमेस्टिक वाले हैं, इनके इंटरनेशनल है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल वाले ने बोला हार जीत तो चलती रहेगी, हमको देखना है कितनी कल्ट फॉलोइंग है, जो आरसीबी की बहुत तगड़ी है। तीसरी चीज़ अगर आप लोग नोटिस करते हैं तो आरसीबी के पास सबसे बड़ा फ़ायदा क्या था कि इन्होंने मर्चेंडाइज जीतने के बाद बनाएंगे ये नहीं सोचा, इनकी पैरेलल मर्चेंडाइज अच्छी खासी बनती रही। अब अगर बैंगलोर जाते हैं तो आरसीबी के क्लब्स हैं, आरसीबी के जगह है जहाँ पर लोग बियर पीते हैं, वहाँ पर एक सेलिब्रेशन चलता है, ये राइट फ्रॉम बिगनिंग है। जर्सीज में सबसे ज़्यादा आरसीबी के बिकते हैं, आरसीबी के एक बार में 5 लाख बिकते हैं। बाकी किसी भी कॉम्पिटिटिव टीम को आईपीएल के अगर मिला देते हो तो 2 टीम मिला के भी उतने नहीं होते जितने आरसीबी अकेले बेच देती है। सो दे हैव अ वेरी गुड मार्केटिंग एक्यूमेन। देखिए, जो मार्केट में कहता है ना, जो दिखता है वो बिकता है, आरसीबी ने वो चीज़ समझी। आरसीबी के जो मैनेजमेंट है, उन्होंने एक चीज़ क्लियरली समझी कि भाई अगर हमको लोगों के इमोशंस के साथ जुड़े रहना है तो हमको इसको स्टार्टिंग से एनकैश करना पड़ेगा। पब वाला कल्चर अगर वो उस समय पे, जब आरसीबी 18 साल पहले है, अगर वो इस चीज़ को लेके जाते हैं लेट्स से इन साउथ या कहीं और, तो वो नहीं चलता। उन्होंने एक चीज़ साउथ में भी एक स्पेसिफिक देखा, बैंगलोर में वाला कल्चर है, क्योंकि बैंगलोर वॉज ग्रोइंग एज द सिलिकन वैली ऑफ इंडिया, और वहाँ पे लोग काम करने के बाद जाते थे, दे वांटेड टू हैव पब एंड ऑल दोज थिंग्स। सो आरसीबी की टीम ने उस चीज़ को भी एनकैश किया। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं, जो नंबर ऑफ ब्रांड इन्फ्लोज आए, जो राइट फ्रॉम बिगनिंग आए, उनको एंगेजमेंट बहुत अच्छी मिलने लगी। देखिए, ब्रांड एट द एंड एक बार आएगी, 2 बार आएगी, जब तक उसको अच्छा रिटेंशन नहीं मिलेगा वो वापस नहीं आएगी। तो आरसीबी ने अपना क्रक्स ही ये बनाया कि बॉस, हमारे देश में अंडरडॉग को हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है। हर कोई वाउच करता है अंडरडॉग कब चैंपियन बन जाए, बस दुर्भाग्य ये होता है कि हमारे देश में जब एक अंडरडॉग चैंपियन बन जाता है तो वही लोग जिन्होंने चढ़ाया होता है कुछ साल बाद उनको गिराना शुरू करते हैं। आप सारी हिस्ट्री देख लीजिए, सारे क्रिकेटर्स का देख लीजिए। आप लोगों को ध्यान होगा कि एक समय पे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के जो स्टार्स थे, चाहे आप MS धोनी की बात करें, किसी की बात करें, जब वो एक मैच हार गए थे तो उनके घर पे पत्थर फेंके जा रहे थे, लोग उनको चिल्ला रहे थे कि कैसा है। आप देख रहे हैं। और उसी के कुछ साल बाद जैसे वर्ल्ड कप हाथ में आया, थिंग्स चेंज्ड। सो ये हमारे देश का दुर्भाग्य भी है। अंडरडॉग को पहले चढ़ाएंगे। आप हिस्टोरिकली देख लिए, हनी सिंह की बात करते हैं तो हनी सिंह जब तक अंडरडॉग थे, हनी सिंह,
जैसे ही ऊपर जाने शुरू किया, अचानक से बादशाह के साथ कंपैरिजन, अरे अच्छा हो गया, इसको ये चीज़ हो गई, अगेन ही इज ट्राइंग टू कम बैक विद डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। लेकिन क्या हुआ, जब तक अंडरडॉग था, सेम विथ हिमेश रेशम में हाल फिलहाल में उनका एक कॉन्सर्ट हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है। इनफैक्ट वन ऑफ द कॉन्सर्ट जिसको देख के हर 90s के बच्चे को एक फोमो भी होने लग गया कि यार हिमेश के उसमें तो जाना था, इट इज़ बेटर देन कोल्ड प्ले, लोग कह रहे हैं, ये वाली चीज़ है। लेकिन हिमेश रेशमिया के भी स्टार्टिंग में क्या हो गया, बढ़िया बढ़िया गाने चले इमरान हाशमी के साथ, उनके बहुत बढ़िया बढ़िया हिट गए। एक पॉइंट इन्फ्लक्स पॉइंट में, अरे ये तो नाक से गाता है, अरे इसको तो नेजल प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें आने लगे ना। तो एक एरा आपने देखा होगा जब हिमेश के ही गाने चल रहे थे, फिर एक बहुत बड़ा एक ब्रेक आया वहाँ पे। सो यही चीज़ आरसीबी के साथ आज तक होती आई है, एंड आई एम टेलिंग यू ऑन रिकॉर्ड आज के दिन पे। अगेन बोल्ड स्टेटमेंट, वो तो अपन देते ही रहते हैं, तो बोल्ड स्टेटमेंट है कि सोच समझ के देते हैं अब सोच समझ के अब देना। सोच समझ के देते हैं कि आरसीबी जीती है, जिसके लिए बहुत लोगों ने चीयर अप किया है। लेकिन अब आप एक चीज़ सोचो, अभी तक एक इमोशनल वैल्यू क्यों अटैच था? ये कोई चीज़ थी जो इतने सालों से हो नहीं रही है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है तो सब चीयर करें, कम ऑन यू कैन डू इट, कम ऑन। अब वो चीज़ हो चुकी है। सो गोइंग अहेड इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, क्या ये उस मोमेंटम को, क्योंकि अब ये नॉर्मल चीज़ हो गई ना, अब तो सेकेंड टाइम जीतेंगी, कभी थर्ड टाइम जीतेंगी, तो वो यूनिक फैक्टर जो होता है, जो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा क्यों मारा क्यों मारा, वो एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी थी कि आरसीबी कब जीतेगी कब जीतेगी कब वो क्यूरियोसिटी अब ईज पे आ चुकी है। आफ्टर 1 or 2 more विनिंग्स इट विल गेट सैचुरेटेड। तो जो भयंकर वाला हाइप मचा हुआ है, बिकॉज आप आगे का भी सोचो ना, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम किंग कोहली विल ऑल्सो टेक अ रिटायरमेंट, और पूरी टीम सिर्फ 2-3 नाम पे हमेशा नहीं चल सकती है। आप खुद सोचो, आरसीबी की सबसे ज़्यादा फॉलोइंग सिर्फ 3 से 4 प्लेयर्स के चक्कर में, आई एम नॉट सेइंग कि बाकी सब अच्छे नहीं खेलते, बहुत बढ़िया खेलते हैं, लेकिन रियलिटी ऑफ द फैक्ट इज 3-4 प्लेयर्स के चक्कर में सबसे ज़्यादा हाइप है वहाँ की। अब जब वो 3-4 प्लेयर्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम या तो रिटायर होंगे, या तो छोड़ेंगे, या तो दूसरी बिडिंग, कुछ भी हो सकता है, तो डायनेमिक्स वुड चेंज। तो जितने लोग अब ये चीयर कर रहे हैं, खुश हैं, बहुत बढ़िया, बट फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव ये शायद इतना बढ़िया चीज़ नहीं हुई है। और ये तो अभिषेक हम सब जानते हैं, और हमने अपनी लाइफ में कई बार देखा भी है कि ये कहावत है ना, उगते सूरज को सलाम। बस तो आज किसी टाइम में सुनील गावस्कर वॉज हीरो, फिर कपिल देव हुए, फिर रवि शास्त्री वॉज रवि हीरो, शास्त्री, सचिन जी आए, सचिन, अजहरुद्दीन वॉज अजहरुद्दीन, सम टाइम, बिल्कुल। सम पॉइंट ऑफ टाइम दे वर हीरो। फिर ये नए नए लोग आने लगे, अब इनका भी समय जाएगा, कोई और आएगा, ये तो बट नेचुरल है। एग्जैक्टली, एंड सेम हैपेंस इन ऑल द इंडस्ट्री, यस, एवरीवेयर। एवरीवेयर, बिल्कुल। अभिषेक, एक और चीज़ है जो मैं थोड़ा सा चाहूँगा ऑडियंस थोड़ी अवेयर भी हो, थोड़ा समझे भी। अभी मैं एक थोड़े दिन पहले शायद CNBC आवाज़ पे या जी पे, मुझे ध्यान नहीं किस चैनल पे, आई वाज वाचिंग द टीवी, तो उसमें जो एंकर थे उन्होंने कहा कि हमारे देश में 6 करोड़ या 8 करोड़ तो कुछ डीमैट अकाउंट हैं, लेकिन 25 करोड़ Dream11 के अकाउंट्स हैं। तो अच्छा, और उसके अलावा जैसे तुम और हम तो सोशल मीडिया पे भी थोड़े से एक्टिव हैं, तो हम तो ये रोज़ देख रहे हैं कि लोगों ने कितना हारा कितना हारा। अभी एक रील भी बहुत वायरल हुई, शायद तुम्हारे भी स्क्रीन पे आई होगी, कि एक लड़के ने कुछ 96 लाख रुपए खो दिए जस्ट बाय, वो कलर ऐप कुछ थी, कलर ट्रेडिंग, हाँ। तो ये क्या लोगों के अंदर या यूथ के अंदर क्या नशा भर गया है कि भैया सब, मतलब ये जुआ ही कहूँगा मैं इसे, क्योंकि आप इस पे कोई ये तो नहीं कह सकते कि ये जो है कुछ इस पे नॉलेज शेयरिंग और डायनामिक्स कोई लोग लगा रहे हैं और वो हो रहा है। क्योंकि अभी पीछे रील में ही आया था कि Dream11 की टीम लोग बनाते हैं, तो अगर 10 करोड़ लोग टीम बना रहे हैं तो सारे भी अलग अलग टीम बनाए तो भी कोई विनर नहीं हो सकता, वो जो विनिंग प्राइज है। तो इसका क्या मतलब, ये क्या हो रहा है देश में? तो पहले तो ये समझते हैं कि इतना, मतलब ये क्योंकि क्रिकेट से ही है, ना, तो ना, मैंने मैं- कहा इसे- लेकिन अभिषेक जी, इसमें एक और ऐड ऑन है, जो ये रील की बात कर रहे हैं, मैंने खुद भी बनाई है वो रील इंस्टा पे। तो इसमें ये भी है कि एस्ट्रो एप्स जो हैं, दे आर मोर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दैट। Dream11, फैंटेसी ऐप, एस्ट्रो ऐप, ये सब का टर्नओवर मिला के भी हमारे जितने लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कम है कंपैरेटिवली। तो ये बिल्कुल सही बात कही है आप दोनों ने, कि हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी जहाँ से आ सकती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या वेल्थ जहाँ से आ सकता है, स्टॉक मार्केट में डीमैट 8-9 करोड़ हैं, और वहीं पे फैंटेसी ऐप्स में 20-20 करोड़ लोग जा रहे हैं। ठीक है, ये तो दुर्भाग्य है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा आखिर ये हो क्यों रहा है। और मैं यहाँ 1 मिनट आपको रोकूंगा, मैं एक चीज़ यहाँ और लोगों के लिए ऐड करूँगा कि 93% लोग ट्रेडिंग में लॉस में हैं। इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा मैं, ट्रेडिंग कह रहा हूँ।
तो जो 93% लोग हैं, ये कौन लोग हैं जिन्हें कि एक्चुअली ट्रेडिंग में भी जुआ ही खेलना है? भाई उन्हें 1 के 2, 2 के 4, 4 के 6 करने हैं, 100 Correct. की ऑप्शन खरीदी 300 करने हैं। करेक्ट। वही लोग तो लॉस ले रहे हैं, Exactly. बायर ही लॉस ले रहा है, सेलर तो इतना नहीं लॉस ले रहा। आज अभिषेक जी बड़े मज़े की बात हुई सुबह घर में। जी। एक कोरियर आता है, दीपक सर हैं, तो मैंने कहा आप जानते हो दीपक सर को? हाँ, हमने उन्हें देखा है अमेज़ॉन से। वो लड़का आके कहता है मैम मैंने ना निफ्टी की ना कॉल बाय करी हुई है, मैं ना उनसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा, एक मैंने ऐसे ही बोला उसको, मैंने कहा बेटा आप कोरियर डिलीवर करते हुए ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हो? आई विल सजेस्ट यू, सही में। दीपक जी नहीं है, मैं भी वो भी यही सजेस्ट करेंगे, प्लीज़ रुक जाओ। एंड दिस इज अ हार्डकोर रियलिटी। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि और वो ये मेरे साथ नॉट ओनली दिस विद दिस कुरियर बॉय, मैं कई दफ़ा एयरपोर्ट पे जाता हूँ, सिक्योरिटी वाले पूछते हैं, कई दफ़ा कोई आर्मी के पर्सनल पूछते हैं, कई दफ़ा पुलिस वाले पूछते हैं। मतलब लोग क्यों ये ट्रैप होते जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है देश के लिए कि ऑप्शन का ऐसा क्या नशा लोगों के चढ़ गया है कि मतलब लोगों से ऑप्शन बाइंग छूट नहीं रही है। मतलब कोरियर डिलीवर करते हुए वो निफ्टी की ऑप्शन लेके घूम रहा है। तो पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी चीज़ के नशे से बड़ा आज के समय पर ट्रेडिंग का नशा। बाकी सारे नशों के लिए तो एटलीस्ट रिहैब सेंटर्स हैं, आप निकल सकते हो। ट्रेडिंग के लिए एक बार लत लग गई तो कोई रिहैब सेंटर नहीं है। फिर दो ही चीज़ें होंगी, या तो आप सब कुछ लुटा के ही निकलोगे, या तो अगर आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई है चीज़ें तो आप सिस्टम वे में सिस्टमैटिक तरीके से आप ट्रेड करोगे। उसके लिए बहुत समय लग जाता है, कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि 1 साल लगेगा, 2 साल, किसी किसी को 8 साल, 10 साल, 15, 20 साल। वो अब आपको देखना है हाउ पैशनेट यू आर और कितना आपकी लाइवलीहुड उस पर डिपेंडेबल नहीं है। असली फुल टाइम ट्रेडर वही बन पाएगा एट द एंड, ये तो आप भी एग्री करेंगे, जिसकी पूरी जीवनी ट्रेडिंग पर डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि अगर पूरी है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस होगा और उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ होंगी। ना टॉकिंग अबाउट ये जो जुओ वाली बात बोली, तो आप दोनों को ये शायद पता ही होगा कि जुए की जो ये लत है और जुआ जो चीज़ है ये पौराणिक काल से चलता आ रहा है। महाभारत में चौसर का खेल था, पांडवों ने उसमें सब कुछ गंवाया था। उसके बाद अगर आप बात करते हैं, हम विदेश में चलते हैं, तो अगर आप ग्रीस की बात करें या बाकी जगहों की बात करें तो वहाँ पे ग्लैडिएटर्स जो रहते थे उन पे बैटिंग चलती थी। फिर उसके बाद आगे अरब वाले एरियाज़ पे बात करें तो कॉक फाइट्स होती थी वहाँ पे, तो उस पर बैटिंग चलती थी। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का आधा पैसा कहाँ से आया? जुए के पैसे से ही आया है, उससे उनने बना दिया आधा। फिर उसके बाद अगर आप जाते हैं बहुत सारी दूसरी जगहों पे, लेट्स से जब हमारे इधर मुगलों ने राज करना शुरू कर दिया तो जो डाइस वाले गेम्स होते थे उनका वो आ गया। फिर ब्रिटिशर्स आ गए, ब्रिटिशर्स को भी दूसरे शौक थे तो वो लेके आए हॉर्स राइडिंग की हॉर्स बेटिंग। और वो पहली बार था जब ब्लैक मनी, वाइट मनी, ये वाला कंसेप्ट उन लोगों ने घुमाना शुरू किया कि भैया ब्लैक, ये हॉर्स बेटिंग से ये सारी चीज़ें करी जा सकती हैं। उसके बाद अगर महाराष्ट्र एरिया में जाएँ, इनफैक्ट नॉर्दर्न एरियाज़ में गए, 1960s में मटका करके एक चीज़ आई जो कि पान की दुकानें और मॉम एंड पॉप शॉप्स ये सब करने लग गए। तो देखिए जुए वाली चीज़ थी वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में हमेशा चलती रही है, लेकिन डिफरेंस क्या था कि इसको सरकार ने और सारी बड़ी संस्थाओं ने हमारे देश में एटलीस्ट इलीगल पहले से करार दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर भर ये जिन ऐप्स के हम वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इनको क्यों लीगल स्टेटस दिया जाता है? बिकॉज सिंपल सा है, देखिए किस प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ें किसी और की तरफ झुकाव ले लेती हैं। तो दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है गेम ऑफ लक और एक होता है गेम ऑफ स्किल। गेम ऑफ लक मतलब सिर्फ इसमें लक लगना है, और गेम ऑफ स्किल, आज से कुछ वर्ष पहले कोर्ट का अनाउंसमेंट आया कि भाई ये सारे ऐप्स जो फैंटेसी ऐप्स करवा रहे हैं ये गेम ऑफ स्किल है। सवाल ये उठता है कि अगर आप आराम से बैठें तो 7 करोड़ प्रोबेबिलिटीज़ निकलती है, 7 करोड़ प्रोबेबिलिटीज़ निकलती हैं। तो सवाल ये उठता है 7 करोड़ प्रोबेबिलिटीज़ के साथ किस प्रकार से ये जितने लोग क्रिकेट की टीम बना रहे हैं, ये गेम ऑफ स्किल कहाँ से हुआ? जो कि आप बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कर रहे थे, ये तो गेम ऑफ लक ही हुआ। लेकिन बिकॉज एक लीगल स्टेटस मिल गया है कि इट इज़ अ गेम ऑफ स्किल, तो वो खुलेआम करते हैं। तो अगर मैं इसमें ये कहूँ कि फिर तो कोई भी जो जुआ है वो आप उसे गेम ऑफ स्किल कह सकते हैं, लेकिन सरकार सिर्फ इसी को अभी तक अलाउ किया है। अच्छा। हाँ, सबको नहीं किया हुआ है, तो उसको गेम ऑफ स्किल की कैटेगरी में लॉटरी गेम ऑफ स्किल नहीं है? नहीं। ये जो फ़ोन वाले ये वाले फैंटेसी ऐप हैं इनको दिया गया, क्रिकेट वाले जो 11 लोगों की टीम बनाओ और वो सारी चीज़ें करो। अब इसमें दूसरी चीज़ आप नोटिस कीजिए, अब आप सोचोगे कि फिर यार जब दिख रहा है, सबको दिख रहा है, एक आम इंसान को भी दिख रहा है, इतने लोगों की। अभी हाल फिलहाल में खबर आई थी कि फैंटेसी ऐप के चक्कर में राजस्थान का एक 15-16 साल का लड़का 15,000 रुपये वो हार गया, जैसे तैसे उसने घर के चोरी वोरी करके किए थे। वो इतना फ्रस्ट्रेशन में आ गया, कैसे घर वालों को फेस करो, सुसाइड कर लिया। और ऐसे काफ़ी, ये तो एक किस्सा है, हज़ारों किस्से।
कुछ नोटिस में आ जाते हैं, कुछ नहीं आता, मैक्सिमम तो नोटिस में नहीं आते, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। तो पॉइंट ये आ रहा है कि क्यों नहीं रोक टोक हो रही है। अब एक बात बताइए, 24,000 करोड़ रुपए अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में मुझे किसी सेक्टर से मिल रहा है, तो मैं उस पर क्यों बंद कराऊँ, क्यों उसको रोक टोक लगाऊँ? अगर मेरे को एक एक साल में इतना पैसा बन सकता है तो मैं क्यों रोकूँ? दूसरी बात है कि जब भी आप इस फैंटेसी ऐप में कभी भी कोई बेट लगाते हैं, कुछ भी पैसा लगाते हैं, तो जो पहला पैसा लगाता है उससे 15-20% का कमीशन राइट अवे उस ऐप डेवलपर या जो कंपनी रहती है उसके पास चले जाता है। ये उनका फ्री का पैसा है, करेक्ट, उनको कुछ करना नहीं है। बाकी बीच में जो लड़े वड़े, कोई एक जीतेगा कोई हारेगा, वो तो आपस में ही वो सारा पैसा ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पर जब एक दिख रहा है कि इतने करोड़ों का प्रॉफिटेबिलिटी, आप देखिए 300 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी, अच्छी अच्छी कंपनियां जो इतने साल से लिस्टेड होती हैं उनको लाने में वो हालत ख़राब हो जाती है। इनके 300 करोड़ रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर स्पेंडिंग 3,000 करोड़ इन मार्केटिंग एक्सपेंस। ये है। तीसरी चीज़ है, इनको एक चीज़ समझ में आ गई कि हमारे देश में दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके सामने हर व्यक्ति झुकता है और अपना ईमान बेच देता है। पहला है बॉलीवुड, दूसरा है क्रिकेट। आप क्रेज़ देखिए, कहीं पर भी जाके देखिए, हमारे देश में एटलीस्ट, कि भाई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और क्रिकेट का क्रेज़ ऐसा है कि लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो ये चीज़ को इन्होंने टैप कैसे किया कि बाकी किसी भी एप्लीकेशन की बात करें, लेट्स से फूड डिलीवरी ऐप्स की बात कर लें, स्विगी जोमेटो कर लें, या फिर कोई से भी दूसरे ऐप्स, नॉर्मल ऐप्स की बात कर लें, तो इनको अपना टारगेट ऑडियंस, मार्केटिंग, ये सब डिवाइस अलग से करनी पड़ती है। इनके लिए सिंपल सा है ना, तुमको क्रिकेट की टीम ही बनानी है, तो इनके लिए सबसे बढ़िया टारगेट क्या है? IPLs, उसके बाद आपका जो बड़े बड़े वर्ल्ड कप हो गए। इसलिए आप देखोगे कहीं ना कहीं टाइटल स्पॉन्सर या फिर साइड स्पॉन्सर या जर्सी स्पॉन्सर, ये लोग बनते ही हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये लोग बनते ही हैं, क्योंकि उनको पता है हमारे पास तो सीधा टारगेटेड ऑडियंस है ना। क्रिकेट कौन देखेगा? जिसको क्रिकेट पसंद है, और जिसको क्रिकेट पसंद है वो टीम आज नहीं तो कल तो बनाएगा ही, कुछ नहीं तो 500 रुपये लेके ही आएगा, 100 रुपये लेके आएगा। तो इन्होंने बहुत दिमाग लगा के पूरी स्ट्रैटेजाइज करी हुई है, और उस जुए को जो लीगलाइज स्टेटस मिल गया है, उस चक्कर में सारे लोग उसमें फंसते जा रहे हैं। तो चाहे वो अंधाधुन ऑप्शन में 1 का 10 करने का आप सोचो, या आप अगर ये सोचो कि किस प्रकार से यहाँ पर हमारा पैसा डबल हो जाए, ये हर तरीके का जुआ है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो मेरा आग्रह होगा, जितने लोग इस चीज़ को व्यू कर रहे हैं, मौज मस्ती के लिए अगर आप कर रहे हो, थोड़ा बहुत छोटा मोटा आपके इनकम का 2-4-5% कर रहे हो, दैट इज़ फाइन। लेकिन प्रॉब्लम भी हो रही है वो बच्चा जिसकी कोई मंथली इनकम नहीं है, पॉकेट मनी 2,000 रुपये आ रही है, वो 2,000 के 2,000 वहाँ पे लगा रहा है, फिर लुट रहा है, फिर वो पर्सनल ऐप्स जो होते हैं उससे लोन ले रहा है और उसमें डूबे जा रहा है, और एक समय पे उसके पास 50,000 का कर्जा हो जाता है, इस डर से कि मैं पापा को कैसे बताऊँ। और वो उसके बाद वो जो गलत स्टेप ले रहा है वो बहुत गलत है। मैं ऐसे लोगों को भी कहूँगा कि भाई, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। आपने गलती कर दी, रायता फैला दिया, इट्स ओके, आप जाओ बैठो, क्या होगा? 1 लात पड़ेगी, 2 लाफे पड़ेंगे, झापड़ पड़ेगा। एट द एंड आपके माता पिता कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। ठीक है, मुश्किल होगी, आपको जीवन भर इसका पछतावा होगा, बट जीवन का एंड करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। तो देखिए, यही है फैंटेसी ऐप्स की सच्चाई। 7 करोड़ की प्रोबेबिलिटी में कोई नहीं जीतता है। इन द लॉन्ग रन इट इज़ नॉट अ विनिंग साइकिल। एक बार को आप स्टॉक मार्केट में ज़रूर जीत जाओ, लेकिन फैंटेसी ऐप में जीतेगा केवल वही जो फैंटेसी ऐप्स प्रमोट कर रहा है, क्योंकि उसको मोटा रकम मिलता है। हर इंसान जो फैंटेसी ऐप की टीम्स बना रहा है, ये सब बना रहा है, उनको बहुत बढ़िया पैसा मिलता है, और इसी चक्कर में वो लोग इसको और प्रमोट करते हैं। आप उनकी लाइफस्टाइल देख के अट्रैक्ट हो रहे हो, वो लाइफस्टाइल आप ही के पैसों से फ्यूल्ड अप हुई है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि इन सारी चीज़ों को, शौक मस्ती, जैसे गोवा कभी गए, गोवा में कभी थोड़ा सा इच्छा हो गई, कसीनो हल्का फुल्का कर लिया, दैट इज़ फाइन, लेकिन ज़्यादा प्लीज़ ना करें। आपने अभी अभिषेक जी ये बोला कि लोगों के लग्जरी लाइफस्टाइल को देख के सब फैसिनेट होते हैं एंड दे गेट इनटू अ प्रोफेशन या ऐसे उसमें जाते हैं जिसमें क्विक मनी हो, बेसिकली दे वांट क्विक मनी। व्हाट अबाउट द क्रेज फॉर लग्जरी वॉचेस राइट नाउ? तो लग्जरी वॉचेस तो मुझे सामने दिख रहे हैं वैसे बट जैसे कि मैं बता दूं कि देखिए क्या हो गया है कि आज के टाइम पे 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा और मायने ये रखते हैं। देखो, पहले नहीं था, अभी 1 साल से जब से आपके दोस्त की शादी हुई है और उसने ऐसे सबको घड़ियां दिखाई हैं और दी हैं, तब से कुछ ये शादियों वॉचेस में का घड़ियां बहुत दी जाती हैं यार, ऐसा बड़ी ऐसा बड़ी क्यों शादियों में है? होता है, मेरे को लग रहा है तो जैसे अपन ने ये शादी वाली बात करी जहाँ पे बहुत सारे घड़ियों का लेन देन होता है, बड़े बड़े शादियों में होता ही रहता है, तो उसी तरीके से आप देखोगे कि ये लग्जरी का क्रेज काफ़ी समय से, लास्ट कुछ समय से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब क्यों बढ़ गया है, इसको 2-3 तरीके हैं। पहला, आज के समय पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी भी इंसान के लिए सोशल वैलिडेशन। एक इंसान जब कोई भी शर्ट पहनता है, टी शर्ट पहनता है, घड़ी पहनता है, किस टाइप की कार चलाता है,
उसके बेसिस पे उसको लगता है मेरे को पूरी सोसाइटी वैलिडेट करेगी। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई एक नॉर्मल सी गाड़ी चला रहा है तो बोलेंगे मिडिल क्लास है, लेकिन जैसे ही एक BMW, मर्सिडीज या किसी भी और सेगमेंट पे जाता है तो एक रिच इंसान है, और रोल्स रॉयस पे चलेगा तो भैया वेल्दी इंसान है। इस हिसाब से तो पहला चीज हो गया, एक लग्जरी का क्रेज लास्ट कुछ साल से हो गया, क्योंकि लोग बहुत ओवर एम्बिशियस हो गए हैं, कहीं ना कहीं एस्पिरेशंस लोगों के बढ़ गए हैं, और एक सोशल वैलिडेशन चाहिए, तो दैट इज द फर्स्ट रीजन। अभिषेक, मैं ये भी महसूस कर रहा हूँ ऐसा कि जैसे हम नोएडा रहते हैं, तो आज से 10 साल पहले मान लो 100 मर्सिडीज थी नोएडा में, जो कभी कभी दिखती थी इक्का दुक्का। आज देखा जाए तो उस हिसाब से मतलब मैं समझता हूँ लाख होंगी, बिल्कुल बढ़ गई है, क्योंकि तो लोगों की एस्पिरेशन तो बढ़ गई एस्पिरेशन है। बढ़ यस। गई है, प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ गया है ना। ग्लोबलाइजेशन के समय के बाद से एग्जैक्टली क्या हो गया कि इधर इनकम ज्यादा आने लग गई है, नहीं, मैं एक चीज यहाँ पे और भी कहना चाहूंगा सोशल मीडिया। कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बहुत इम्प्रूव हुई है। पहले लोग अच्छी महंगी चीज लेते हुए डरते थे कि कोई किडनैप ना कर ले, कोई उठा ना ले, कोई हमें वो ना कर दे। अब उस हिसाब से देखा जाए तो डर थोड़ा सा डर कम हुआ मतलब है। लॉ एंड ऑर्डर इज मच बेटर आई वुड इधर। एग्री टू एन एक्सटेंट कि हाँ वो वाली चीज भी वो है, फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। तो एक सेफ्टी इंसान फील करता है, तो ये सारी चीजें वो करने की कोशिश कर रहा है। और एक चीज क्या हो रही है, लग्जरी को काफी ज्यादा एस्पिरेशन प्रमोट किसने किया है? सोशल मीडिया ने। वी कैन नॉट डिनाई दिस थिंग। लास्ट 4-5 साल से जब से इंस्टाग्राम का क्रेज ज्यादा चढ़ा हुआ है, यूट्यूब का क्रेज ज्यादा चढ़ा है, आप खुद एक चीज नोटिस कीजिए ना, आज के समय पे युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा बाली या फिर थाईलैंड क्यों जाना चाहती है? वो इसलिए नहीं जाना चाहती कि ये जगह अच्छी है, क्योंकि ये जगह इंस्टाग्राम पे अच्छी लगती है और दोस्तों के सामने इसके बारे में बात करना अच्छा लगता है। आप खुद देखिए, इस चीज को नोटिस कीजिए। वहाँ एक वो स्विंग है ना, उस पे सब जाके एग्जैक्टली। फोटो खिंचाते हैं इसीलिए। गोवा क्यों जा रहे हैं? क्योंकि चापोटा फोर्ट है, वहां पे दिल चाहता है शूट हुई थी, इसलिए लोग गोवा जा रहे हैं कि भाई उस फोर्ट में दिल चाहता हुई थी तो वहां पर अपन जाके जाएंगे। साउथ वाले साइड पे क्यों जा रहे हैं? सिंगम शूट हुई थी यार, या फिर गोलमाल के वो कुछ सीन्स वहां पे शूट हुए थे, तो ओल्ड गोवा की तरफ जा रहे हैं। रिमेम्बर वो लंकावी आइलैंड में वो चील की वजह से लोग बहुत सब जाते उसके लिए थे। जा हम रहे हैं। आज से 25 साल पहले गए थे। कौन सी हाँ। मूवी आई थी तब? या इसकी थी ऋतिक रोशन और ऋतिक रोशन की कोई मूवी करीना थी? कपूर होना की प्यार थी। है। नहीं नहीं, नहीं, कोई और एक मूवी थी। कभी खुशी कभी गम। यादें यादें थी, यादें। यादें I तो think। वहां पे वो एक ऐसे चील थी वहां हाँ कहाँ हाँ पे? हाँ। लंकावी में। लंकावी लंका में। भी, हाँ तो हाँ हम हाँ। उन्हीं दिनों गए थे, 2001 की बात है शायद, या 2000 एग्जैक्टली 2001 की बात है। एग्जैक्टली। तो वहीं से ये सारे एस्पिरेशन हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग एट द एंड बॉलीवुड देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, मूवीज में जब देख रहे हैं ये सारी चीजें, अच्छा ये सारे एक्टर्स इस चीज को एज अ स्टाइल स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, तो हमारे पास भी होना चाहिए। तो दैट इज अनदर थिंग। और एक चीज अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये आपके डोमिनेंस के बारे में भी बताता है। इंसान की हमेशा से राइट फ्रॉम आदि मानव के समय से ये एक फितरत रही है कि वो दिखाना चाहता है व्हाट डोमिनेंस आई होल्ड। क्यों ऐसा होता है हमारे देश में कि एक कोई परिवार होता है, बहुत बड़ी शादी करता है और सारे बड़े गेस्ट को बुलाते हैं, वहां पे सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि ये एक सॉफ्ट पावर का डिस्प्ले होता है। ये मैसेज है दुनिया वालों को कि दुनिया वालों, जब हम कुछ करते हैं तो पूरी दुनिया हमारे पास आती है। एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज सॉफ्ट पावर। क्यों सबको घड़ियां दी जा रही हैं? कि दैट इज अगेन अ डिस्प्ले ऑफ सॉफ्ट पावर, कि वी कैन अफोर्ड टू डू दैट। ये सारी चीजें हो रही हैं। तो पॉइंट ये हो रहा है कि लग्जरी को आज एस्पिरेशनल इतना ज्यादा वैल्यू बना दिया गया है। इसी चक्कर में आप देखो रोलेक्स वॉचेस जो पहले नहीं हो रहे थे, अब अचानक से, और इनकी स्ट्रैटेजीज भी बहुत कमाल की होती हैं। लग्जरी वॉचेस हो गई, लग्जरी कार्स हो गए, सबसे पहले ये स्केर्सिटी बनाते हैं। आप किसी भी जगह पे जाओगे, ओरिजिनल रोलेक्स लेने जाओगे, सर साल भर का वेट करना पड़ेगा अरे आपको। भाई साहब, आप इसकी बात कर रहे हो? एक दिन ऐसे ही मैं, पूजा और एक हमारा दोस्त जो रोलेक्स लेना चाहता था, वो चला गया ये रोलेक्स के शोरूम में। हम गए, उसने हमें 7 8 10 घड़ियां दिखाई। ये कितने की, ये कितने की, अक्कड़ बक्कड़ कर लिया उसने। तो शुरू करते हैं वो 2 2.5 लाख वाली घड़ी से या 3 लाख से, और आ जाते हैं 3 करोड़ तक में। अब उसने कहा भाई साहब मुझे ये चाहिए। सर, यू आर इन द वेट लिस्ट। एग्जैक्टली अब भाई एग्जैक्टली 10 लाख आदमी लेके खड़ा है, 20 लाख लेके खड़ा है, लेकिन उसमें भी वेट वेट लिस्ट है। लिस्ट है। एंड कई और शोरूम्स में और तो सबसे एंट्री बड़ी वेटिंग बात, है। जहां जो कोई और मतलब शोरूम में या कहीं कोई और डीलर बेच रहा है, तो 15 लाख वाली घड़ी वो 18 लाख की बेच रहा है। 3 4 लाख रुपए उस पर प्रीमियम चल रही है। करेक्ट और वो करेक्ट। कह रहा है सर या तो आप वेट लिस्ट में आओ या या तो ये प्रीमियम दो। करो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि स्केर्सिटी कैसे बना रहे हैं ये लोग। और ये सिर्फ, ये तो रोलेक्स हमने एग्जांपल लिया, गाड़ियों में भी सेम चीज है, हर चीज में। तो इन लोगों ने एक स्केर्सिटी वाली चीज कर ली। दूसरी है कि भाई अगर आप इस लग्जरी को अफोर्ड कर रहे हो तो आपको इसके लिए डिजर्विंग होना पड़ेगा। अब इसका अर्थ ऐसा समझिए, रोल्स रॉयस एरा गैरा तो गैरा अगर आपके अकाउंट में 50 करोड़ भी हैं तो आप जाके ले नहीं सकते हो। दे हैव टू बी इनवाइट। दे यस, इनवाइट ओनली वाला सिस्टम है कि आप इनवाइट ओनली होगे, आपका नेटवर्थ, आपका इन्फ्लुएंस देखा जाएगा, तब जाके आपका ऑर्डर लिया जाता है।
इनफैक्ट कितने लग्जरी हैंडबैग्स में भी ये है, यू हैव टू गो बाय एग्जैक्टली इनवाइट ओनली। लग्जरी इट इज कॉमन इन ऑल द लग्जरीज, बिकॉज वो दिखाना चाहते हैं कि बॉस यू हैव अराइव्ड इन लाइफ, तब जाके तुम ये डिजर्व कर सकते हो। वो ये एक फिनोमिनन बना के चल रहे हैं। रोल्स रॉयस का अगर एक भी कस्टमाइजेशन करते हैं तो दे टेक 12 मंथ्स 18 मंथ्स फॉर दैट पर्टिकुलर कस्टमाइजेशन इटसेल्फ, कि भाई आपके हिसाब से ये करना है तो ये चल रहा है। तो वो डिजर्विंग वाला स्कैरसिटी वाली फीलिंग पहली बात तो लग्जरी में बना रहा है, जिसके चक्कर में एक आम इंसान सोचता है कि यार जिस दिन ये गाड़ी मेरे पास हो गई ना, उस दिन मैंने लाइफ में कुछ किया है। अभी अभी थोड़े दिन पहले जब ये यूएस चाइना टैरिफ का चक्कर चल रहा था, तो काफ़ी सोशल मीडिया पे आ रहा था एक कोई अर्मीज ब्रांड है जिसको कि हम लोग इंडियंस हरमीज पढ़ते हैं। मुझे तब पता लगा ये अर्मीज है, ओके और उसका कोई बैग है बर्किन या बर्कन क्या कुछ है, और जरा सा लेदर का बैग है, इतना सा, नॉट इवन मोर देन अ फीट, जिसका वेट भी मुश्किल से 1 किलो से ज़्यादा नहीं होगा। 3 करोड़ का वो बैग है, लेकिन वो देखिए आपको ऐसे नहीं मिलेगा। पहले आपके पास कम से कम 10 आर्टिकल अर्मीज के होने चाहिए पास्ट में, तो वो आप उसके लिए एंटाइटल्ड हो। 3 करोड़, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उसमें लेदर के बैग में पूरा क्रोकोडाइल भी दे दो तो भी 3 करोड़ का नहीं है। अभी हमारे एक मित्र हैं, वो एक बहुत प्यारे से एक ब्रांड है एलवी, उसके शूज़ लाए हैं, लेदर के शूज़ हैं। मैं नहीं समझता कि मतलब एलवी लिखा है, अच्छा लग रहा है, सुंदर है, लेकिन 1.5 पौने 2 लाख के जूते। तो क्या इन चीज़ों में वाकई में वैल्यू है, या ये सिर्फ एक एस्पिरेशन की ही चीज़ें हैं? एक एस्पिरेशन है, और एक अगर इसको साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो एक होता है कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। कॉग्निटिव ऑफलोडिंग में क्या होता है कि आप सारे ये जितने लग्जरियस ब्रांड्स की आप बात कर लो, तो एक चीज़ नोटिस करना, एक आम इंसान के कपड़े आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, बहुत बहुत कुछ होगा। ये जितने ब्रांडेड चीज़ें होती हैं बहुत सिंपल होती है, सिंपल एंड अ लोगो, एज सिंपल एज दैट। आप कपड़ों में भी देख लो, गाड़ियों में भी देख लो, ऐसा बहुत सारे डिजाइन विजाइन नहीं बना रहता है, मैक्सिमम की बात करो, इट्स वेरी सिंपल, स्लीक, कंफर्टेबल। इनफैक्ट आईफोन के हायर एंड्स पे भी आप चले जाते हो, जो आपको नहीं पसंद है वो बात अलग है, बट अगर आईफोन के भी आप सारे उसमें चले जाते हो तो आपको क्या, सिंपल स्लीक मॉडल, एकदम बस नॉर्मल, एक स्क्रीन, दैट्स इट, पीछे कैमरा, दैट्स इट। तो ये लग्जरी ब्रांड्स ने एक चीज क्रैक करके रखी है कि कॉग्निटिव ऑफलोडिंग लोगों को करनी है, कि भाई जितना कम चीज दिखेगा, जितना क्लासी दिखेगा, कि बस एक लोगो है, और जितना प्रीमियम दिखेगा उतना हम प्रीमियम देने को तैयार हैं। और ये आप अक्रॉस द सेक्टर्स हर लग्जरी ब्रांड्स में देखेंगे, ये कॉमन फैक्टर है। तो आप जो जूते भी बोल रहे हैं वो भले ही फैंसी होंगे, थोड़ा डिजाइनर होंगे, बट वो एक स्लीक लुक होगा जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, उसका एक अलग फैशन स्टेटमेंट होगा वहां पे। लाइकवाइज जिन गाड़ियों की भी हमने बात करी, जिन घड़ियों की भी हम बात करें, तो उसमें एक यूनिक एलिमेंट होगा, लेकिन वो सिंपल येट ये चीज होगा। तो ये कॉग्निटिव जो ऑफलोडिंग होती है, ये सिंपल सा है कि हमारा दिमाग एक साथ में अगर बहुत सारी चीजें देखता है तो उसको बाय डिफॉल्ट वो लग्जरी नहीं मानता है, सुपीरियर नहीं मानता है। जितनी सिंपल, जितनी सटीक चीज, जितनी सिंपल, जितनी सटीक चीज, उसी को वो ये चीज मानते हैं। तो इस चक्कर में भी एक चीज हो रही है। और आपने कहा क्या इसमें कुछ स्पेशल होता है, तो देखिए स्पेशल एक इंसान, देखिए क्या होता है कि जैसे हमने कहा है कल्ट बनता है हर चीज का। आप खुद देख लीजिए, एप्पल की जब हमने बात करी, एप्पल का क्या होता है, कल्ट बनता है। पहले एक इंसान आईफोन लेता है, फिर उसको 4 लोग घेरे में ले लेते हैं, वो 4 लोगों को कन्विंस करता रहता है एंड्रॉइड बेकार है, iOS अच्छा है, ठीक है। फिर 4 में से 3 लोग लेते हैं, भैया एयर ड्रॉप करना है तो तुमको तो लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद आईफोन ले लिया, तो फिर आपके पॉड्स लेने पड़ते हैं आपको, वो ले लिया। फिर उसके बाद आप क्या करते हो कि यार स्पेस खत्म हो गई, तो फिर आपको आई क्लाउड लेना पड़ता है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, फिर एक मैक ले लेते हो कि हाँ कनेक्टिविटी अच्छी है, कहीं भूल भी जाता हो अपना टैब या कुछ भी भूल जाता हो यहाँ पर। तो ये क्या होता है, एक इकोसिस्टम बन गया, एक कल्ट बन गया। और आप वही देखोगे, एप्पल के फॉलोअर हमेशा बोलेंगे कि भैया एप्पल इज द बेस्ट। आपने नोटिस करा होगा, ऐसा लगता है कि भैया कोई इल्यूमिनाटी का क्लब बनाया हुआ है और उधर सिखा दिया गया इनको, सिंपल सी बात है ना। तो लाइक वाइज यही चीज होती है हर लग्जरी ब्रांड के साथ। अब ऐसे ही मेरे दिमाग में एक और विचार है। अब एक बाइक अपने इंडिया में आती है, वो है कौन सी, क्या कहते हैं उसको? हार्ली डेविडसन। नहीं, हार्ले डेविडसन एक है, हाँ, रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड। ठीक है, आइशर मोटर की, जिसने हम्म, बाइक का तो जो हुआ सो हुआ, शेयर में तो लोगों को करोड़पति अरबपति बना ही दिया उसने। लेकिन अब यही आप BMW की बाइक लें, जो मतलब रॉयल एनफील्ड इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड बाइक, लोगों की इंस्पिरे मतलब वो एस्पिरेशन भी है, और आज भी लोग चाहते हैं कि मेरे पास ये बाइक हो।
लेकिन वहीं अगर मैं उसके टक्कर की या उससे हल्की या उससे वो करूं, तो वो बाइक करोड़ों में है और अपने यहाँ 2-3-4 लाख में ही सिमट जाती है। चलिए इसका मैं एक सिंपल सा आंसर देता हूँ आपको। पहले मैं आपसे पूछता हूँ आप दोनों से, ठीक है? आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है? लेट्स से अज्यूम करते हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो मैं एक ऑप्शन देता हूँ कि आप पेप्सी प्रेफर करोगे या चंपा चमेली प्रेफर करोगे। तो ये चंपा चमेली क्या है? देखा, Any XYZ drink. एनी XYZ हो गया है ना, तो आप तो पेप्सी प्रेफर करोगे, क्योंकि सेफ्टी है, ब्रांड है। ब्रांड है और देखा हुआ है, हर जगह यस। देखा हुआ है। तो वही चीज यहाँ पर लागू होती है। हर जो आपने रॉयल नहीं एनफील्ड नहीं, की तो बात अब करी, यही देखो, इसी स्ट्रेटेजी पे अब मैं जैसे बात करूं, मैकडोनल्ड्स ने कितनी एक मतलब स्ट्रेटेजी प्ले करी। उसने ये देखा कि ये जो सड़कों पे और आम टिक्की विक्की करेक्ट लगा के जो बर्गर, करेक्ट, गुप्ता बर्गर, ये हाँ बर्गर हाँ वो हाँ, बर्गर बिक रहा है, 20 रुपए का ये है, जिसकी की कोई क्वालिटी का पता नहीं, कौन सा वो घी लगा रहा है वो पता नहीं, हाइजीन का वो नहीं है। फसाई की कोई उस पर रोक टोक नहीं है, और कोई उसे कंट्रोल नहीं कर रहा। मेयोनेज़ भी वो लगा रहा है तो पता नहीं कौन से स्टैंडर्ड की है। मतलब कोई हाइजीन नहीं, कोई क्वालिटी नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई टेस्ट का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं। करेक्ट, उसने 29 रुपए का मैक आलू टिक्की बर्गर निकाला और देखिए वो कितना पूरा ऐड हो मार्केट गया, खा गए। पूरा मार्केट खा गया। तो आप ये देखो, मैकडोनल्ड्स की आप बात क्योंकि कर रहे उसने हो, कहा कि लोग मुझे 20-25 रुपए का ये ले रहे हैं, 4-5 रुपए प्रीमियम तो दे ही देंगे मेरे यहाँ। करेक्ट, फिर जब मेरे यहाँ आएंगे तो कोल्ड ड्रिंक पीने तो कहीं जाएंगे नहीं, तो 60 रुपए की कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे। बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक उसने 60 की रखी, लेकिन बर्गर 29 रुपए का दे दिया। बिल्कुल। तो मैं अब आपको बताता हूँ, रॉयल एनफील्ड की जब आपने बात करी, ये मैकडोनल्ड्स और रॉयल एनफील्ड में अब अंतर कैसे हो जाता है, अब ये सोचो। मैकडोनल्ड्स ने खर्चा किया, मार्केटिंग करा और पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया, करेक्ट? रॉयल एनफील्ड को इतनी मार्केटिंग में खर्चा कभी करना ही नहीं पड़ा। क्यों? अब आप समझिए, एस्पिरेशन फ्री में सबसे ज्यादा अगर मार्केटिंग किसी भी बाइक की कंपनी को मिली है तो वो है रॉयल एनफील्ड। कैसे? पहले एक मूवी आती है 2000s में, रंग दे बसंती, उसमें वो लीड स्टार क्या चलाते हैं? आमिर खान रॉयल चला रॉयल रहे रॉयल। एक पैसा नहीं दिया गया है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, पहले ही बता दें। फिर एक दूसरी आती है, भाई साहब आजकल लड़कों की नहीं चाहत, नहीं नहीं, आप थोड़ा लेट हो गए, पहले शोले पे आ जाओ। हाँ शोले, आप बिल्कुल हाँ, हम थोड़ा आप थोड़ा आगे आ गए। हम जेनजी तक आ गए हैं, थोड़ा पीछे आ जाता आप है। और 20 साल पीछे चले जाओ, 80-85 में शोले, शोले में देवर बिल्कुल ड्राइविंग। बिल्कुल। यस। फिर हम और आगे आते हैं, लोगों का ऑब्सेशन बना एक हीरो से, कबीर सिंह। कबीर सिंह क्या चला के जाता है? वो भी Royal Enfield। रॉयल एनफील्ड। फिर चलो शाहिद ने कर लिया, आमिर ने कर लिया, तो एक और बड़े स्टार को क्यों छोड़ा जाए? एक यश चोपड़ा की आखिरी मूवी जिसमें शाहरुख खान बनते हैं आर्मी ऑफिसर, अब जब तक है जब जान। तक है जहाँ, वो भी वही चला रहे। तो पहली चीज है, रॉयल एनफील्ड को एस्पिरेशन बनाने का फ्री में काम ये एक्टर्स ने वैसे ही कर दिया कि भाई माचो मैन हो, अगर लड़के हो, मर्द हो, क्योंकि इंडिया में मर्दों वाला सिस्टम बड़ा है, मर्द करके ललकार दो तो सब कुछ कर देते हैं। मर्द है तो रॉयल एनफील्ड चलाएगा, पहली चीज तो वही। तो सोचे कितना जीनियस फ्री मार्केटिंग। इसके पहले भी अगर इसके पास में आप शोले तक गए, चलो मैं और पीछे लेके चले जाता हूँ। तो जब विश्व युद्ध हो रहा था, वर्ल्ड वॉर युद्ध हो रहा था, तो बाइक्स वालों की सेल्स पूरी ड्रॉप हो गई, सबकी इन जनरल। कौन लेगा यार बाइक, कार क्यों लेंगे? युद्ध पड़ा हुआ है, मान लो हमारे इलाके में हो रहा है, सब अपनी जान बचाएंगे, खाने वाने समटेंगे। ये रॉयल एनफील्ड वालों ने बोला आर्मी वालों को हम अपनी बाइक्स देंगे, भाई आप जाओ चलाओ। एक पूरा बटालियन, पूरा भयंकर वाला दे दिया। और वो वॉर खत्म होने के बाद मैसेज क्या जाता है कि आर्मी वाले जो प्राइड ऑफ आवर कंट्री है वो चलाते हैं इस गाड़ी को, और ये सेफ एंड हेल्दी और सब कुछ है। आप देख लो, जो इतने जंग के मैदान से भी निकल सकता है, मतलब कितना रोबस्ट होगा। आप अब तो देखो, आजकल के यूथ और जेनजी तो देखते नहीं 26 जनवरी की परेड, लेकिन जब हम छोटे छोटे होते थे तो परेड सुबह 9 बजे से शुरू होकर 12-1 बजे तक पूरी आती थी, और लोग वेट करते थे कि ये हमारी झांकी कब आएगी, और हमारी क्या हमारे स्टेट की झांकी स्टेट कब की हाँ कब आएगी। आएगी, हाँ और हाँ ये हाँ, तो उसमें पूरा एक बटालियन आता था जो सिर्फ वो उस पे बाइक पे एग्जैक्टली। होता था। और मुझे ध्यान है, हम छोटे छोटे होते थे, वो पिरामिड बनते थे, 26 लोग एक ही बाइक पे करेक्ट 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 करके वो करेक्ट। जाते थे। दूरदर्शन और इस पे बहुत हाँ, आते थे। हाँ दूरदर्शन से ही हमने हाँ शुरू हाँ की थी हाँ, 26 correct, जनवरी की जी जी परेड। जी जी जी। तो आप खुद देखो ना, इस चीज को सटल मार्केटिंग कह सकते हैं, यस। धीरे 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 धीरे। और आपने जो आयशर वाली बात कही, तो क्या हो गया था कि ये भी बड़ा किस्सा है, पूरी दुनिया वाला कहते हैं ना कि भाई अगर तुमने रॉयल एनफील्ड की बाइक के जगह पर आयशर मोटर का एक शेयर ले लिया होता तो आज 70 करोड़ या 700 करोड़ रुपए हो जाते। तो भाई साहब, आपको सबसे इंटरेस्टिंग, एक बार उनके प्रमोटर से पूछा गया कि भाई साहब रॉयल एनफील्ड तो बहुत गजब है, मल्टी बैगर बना दिया आप लोगों ने तो आयशर को, क्या सीन है? तो बोले देखो, ये तो हमारा साइड प्रोजेक्ट था।
आयशर मोटर एक वॉल्वो के साथ कोलैब करने वाली थी, एक मर्जर होने वाला था। तो बोले उसके चक्कर में काफ़ी सारे DIIs जो मतलब म्यूचुअल फंड्स हैं उनने हमारे साथ निवेश किया, जो 2-3 साल में निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि वो वाला मर्जर कभी हुआ नहीं। तो जो हमारे पास आए थे वो तो उस मर्जर के कारण आए थे जो कभी हुआ नहीं। और ये वाला जो बेट हमने खेला था हमको खुद को नहीं पता था इतना बड़ा चल इतना जाएगा, बड़ा चल जाएगा। और वो चल गया। तो भाई वही जो उगते सूरज को सबका सलाम। तो जब हमें प्रमोटर को ही नहीं पता था, तो ये आजकल जो लोग आके कह रहे हैं कि काश तुमने इतने साल पहले रॉयल एनफील्ड ले ली होती तो ये होता, भैया नहीं पता था। ऐसे तो कोई भी हिंट साइड पे लेके, बिकॉज स्टॉक मार्केट का अगर एंगल ले ही रहे हैं, कोई भी कह सकता है कि भैया अगर तुमने 20 साल पहले अंडरवेयर पहनना छोड़ दिया होता और सारा पैसा पेज इंडस्ट्री में लगा दिया होता, तो तुम किसको पता था भैया कि ये सारे लक्स कोजी से लेके सारी चीजों को वो पीछे छोड़ देगा, कि जॉकी इतना आगे निकल जाएगा। बोलना बड़ा आसान होता है हिंडसाइट में, बट इट्स नॉट दैट इजी। तो इसीलिए रॉयल एनफील्ड की जो आपने बात करी है, इस प्रकार से जो एक फ्री एस्पिरेशन मिल गया, इतनी सारी मूवीज का सपोर्ट मिल गया, जिसमें से एक दो आपने भी ऐड कर दी, जो वर्ल्ड वॉर का भी एक सपोर्ट मिल गया, और वो जो रोबस्ट क्वालिटी उनने मेंटेन करके रखी, इसके कारण वो जो सेंटिमेंटल इमेज ज्वाइन हो गया है। देखिए हमारे देश में किसी भी चीज़ की मार्केटिंग में सेंटिमेंट्स प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। आज अगर एक क्रक्स निकाल रहे हैं तो हर वार्तालाप जो हम कर रहे हैं, सेंटिमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं। आप मार्केटिंग का गिमिक्स हर तरीके से देखिए, कोई भी जो मिल्क ड्रिंक होता है बच्चों के लिए, उसमें हमेशा माँ को दिखाते हैं। यस, माँ, आप जितने भी एड्स देख लें मैक्सिमम, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा माँ से कनेक्ट होते हैं, ह्यूमन सबसे ज्यादा इंडिया में माँ से कनेक्ट होते हैं। तो पापा नहीं दिखाते, आप देखिए जितने भी ये ड्रिंक्स होते हैं उसमें पापा नहीं दिखाते, माँ ही दिखाते हैं। माँ का सपोर्ट, माँ का ये सारी चीजें। ब्रांड्स इतनी चालू हो चुकी हैं, मतलब लोगों को पता भी नहीं चलता। देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रीन मार्केटिंग ऑल्सो, यस, कि किसी भी प्रोडक्ट का पैकेट ग्रीन कलर में कर दो और ऑर्गेनिक लिख दो, अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट भी नहीं पड़ता। जो लोग आज के समय पे सबसे ज्यादा आटा नूडल समझ के खा रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा मैदा निकलता है। आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है। अभी एक है, मैंने देखा था इंस पे, उन्होंने शायद हॉर्लिक्स के ऊपर केस किया फूड था। फार्मर, फूड फार्मर, बिल्कुल फूड फार्मर, बिल्कुल। वो बॉर्नविटा, बॉर्नवीटा में, और बॉर्नवीटा में उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट लिखे थे वो थे ही नहीं। तो पॉइंट वही है, जो आप खाते हैं आलमंड कुकीज, उसमें आलमंड 2% से भी कम होता है। और अगर आप देखें, ये आप सब लोगों को ध्यान देना चाहिए, हम आइसक्रीम कहते हैं, दे आर फ्रोजन डेजर्ट्स। एग्जैक्टली। आइसक्रीम पे नाम पे इंडिया में सिर्फ 2 ही हैं, बाकी सब फ्रोजन डेजर्ट है, क्योंकि वो सब पाम ऑयल और मार्जरीन क्योंकि से इस बन पे भी रही हैं। फैक्ट है ना, जितने लोग आइसक्रीम में वेनिला आइसक्रीम खाते हैं, उनको लगता है वो एक्चुअल वेनिला खा रहे हैं। एक्चुअल वेनिला इज सो डैम एक्सपेंसिव, यस, उसका एक एक स्टिक इतना एक्सपेंसिव आता है। एग्जैक्टली, कि वो अफोर्ड ही नहीं कर अफोर्ड ही नहीं सकते कर हैं। सकते। तो पॉइंट ये है कि आप जो भी कर रहे हो वो टेस्ट होता है, वो जो एमएलसीफायर Essence. एमल्सीफायर एसेंस। एसेंस, वो यही चीजें होती हैं। और लोगों को लग रहा है हम हेल्दी वो खा रहे हैं, आप केमिकल खा रहे हो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आप खुश हो, आप खाओ, बट आप सोच रहे हो आप ओरिजिनल वेनिला खा रहे हो। हमारे देश में ओरिजिनल वेनिला नहीं मिलता है, बस मैक्सिमम सिर्फ वही जो आप कह रहे हैं, एक दो ब्रांड्स है विच आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग ओरिजिनल, बाकी सारी ऐसी हैं। तो ऑब्वियसली आज के समय पे अगर आपको बैलेंस बनाना है बिटवीन हेल्थ और ये, तो बी रेडी टू पे अ प्रीमियम, क्योंकि अगर आपको हेल्दी चीज खानी है तो वो एक्चुअली में प्रीमियम पे ही आएगी। एंड प्लीज रीड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑल्सो प्रॉपर्ली, ऑल तो वहां पर भी थोड़ा 19-20 कर देते हैं वो लोग। जैसे शुगर की बात हम इस वार्तालाप के पहले कर रहे थे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि शुगर भी जो हम लोग खा रहे हैं, शुगर को कहते हैं कि भाई सबसे बड़ा जहर आज के समय पे शुगर है। और पूरे भारतीयों की तो शुरुआत ही उसी से, सुबह चाय में भी शुगर होता है, खाने में भी शुगर होता है, रात को खाने के बाद भी हमको शुगर वाला ही कुछ स्वीट डिश चाहिए रहता है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बहुत लोगों को सही रिसर्च किए बिना वो अल्टरनेटिव किसी भी चीज़ को बना देते हैं, और वो सोचते हैं ये शुगर है। नहीं भाई, हो सकता है वो शुगर से भी ज़्यादा डेंजरस हो। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कंसल्ट करो, थोड़ा रिसर्च करो, और फिर निकालो विच इज़ द राइट ऑल्टरनेटिव, अगर आप ऑल्टरनेटिव यूज़ कर रहे हो। बिकॉज वो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो बाद में आपको पता लगेगा, अरे यार ये तो बहुत ही गलत चीज़ हो गई है। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इस तरह की मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, सेंटिमेंटल चीज़ें बहुत ज़्यादा खेली जाती है। ग्रीन वॉश कहते हैं, जो ये हमने ग्रीन वाला कंसेप्ट करा उसको ग्रीन वॉश कहते हैं। जैसे बहुत सारे एरिएटेड ड्रिंक्स थे, जैसे लोगों को पता लगा ये हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, तो वो लोग ये दिखाने लग गए कि भाई उन्होंने एड्स ही चेंज कर दिए, बोले प्लास्टिक को बाहर मत फेंको, रिसाइकलिंग में इतना टाइम लगता है, वापस हमको दो, हम रिसाइकिल करेंगे। आसपास पेड़ पौधे दिखा दिए। व्हाट पीपल डिडंट रियलाइज इज कि ये सारा जो प्लास्टिक आप वापस भी करते हो, उसका सिर्फ 8% रिसाइकिल होता है। बाकी सारी चीजें, वी ऑल नो द प्रोसेस क्या होता है। 1.2 टन प्लास्टिक्स एवरी मंथ प्रोड्यूस होता है एज वेस्ट। तो आप खुद सोच सकते हैं, दिस इज जस्ट वन प्लेस, कितना हो रहा है। सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका में जाके डिजिटल वेस्ट जमा हो जाता है उनके। आप बाहर जाओगे तो वो याद है फ्लॉपीज होते थे, सीडीज होते थे, सब उधर पानी के साइड पे सब
मतलब गार्बेज टाइप के वहाँ पे पड़े हुए हैं। ऑल्दो देर आर नाउ न्यू कंपनीज जो थोड़े से अवेयर हो रहे हैं, जो थोड़ी क्लीनलीनेस का सोचते हैं, बट इतना कोई मैटर नहीं करता। इवन क्लोथ्स की अगर हम बात करें, एवरी सेकेंड 15,000 ड्रेसेस, एवरी सेकेंड अक्रॉस द ग्लोब 15,000 कपड़े वेस्ट होते हैं। बिकॉज आप खुद सोचिए, हम लोग भी अपने घर पे देखते हैं एंड इसमें काफ़ी एनर्जी लगती है, काफ़ी रिसाइकलिंग चलती है। तो ये थोड़ा हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ गए, बट द पॉइंट इज कि यस, ब्रांडिंग मार्केटिंग से काफ़ी लोगों को मिसलीड किया जाता है। इसलिए आजकल ना यूएस में एक नया ट्रेंड यूथ में चलने आ गया, मिनिमलिस्टिक लिविंग का एक एग्जैक्टली चलने आ गया। एंड दैट्स गुड। ये जेंट्स और इनमें यस, पहले से था ये यस, मिनिमलिस्टिक लिविंग। इफ यू यस, गो टू मारवाड़ीज हाउस यू वोंट फाइंड क्लटर। करेक्ट। जितनी चीज की जरूरत है उतना ही है घर में। एंड दैट इज इवेंचुअली हम सब उसी तरफ बढ़ेंगे। मजबूरन कुछ लोग मजबूरी से बढ़ेंगे और कुछ लोग बाय चॉइस बढ़ेंगे। तो बाय चॉइस बढ़ जाए तो वो ज़्यादा सही है, क्योंकि आप खुद देखो, हम लोग बहुत सारा सामान, होर्डिंग की हमारी ना कैपेसिटी होती है, हम बहुत होर्ड करते हैं। और वो हमको पता कब लगता है, साल में एक दिन आती है दिवाली। दिवाली की जब हम सफाई करते हैं, तब अचानक से हमको समझ में आता है, ओ भाई ये या चीज़। शिफ्टिंग करते या शिफ्टिंग, क्या शिफ्टिंग, फिर तो वो 5, 8, 10, 15 साल बाद, क्योंकि शिफ्टिंग रेगुलर तो होती नहीं है। तो आप खुद मार्केट, और मार्केटिंग में एक मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है, इफ यू अलाउ मी टू शेयर। आप सोचो कि दिमाग के साथ कैसे खेला जाता है। तो हमारे देश में एक कैडबरी कंपनी, आप सबने सुनी होगी, चॉकलेट्स के लिए फेमस चॉकलेट्स, यस। है ना? तो कैडबरी का सिल्क आता है, ठीक है, और डेयरी मिल्क आता है, और आपका 5 स्टार आता है। अब इनके मार्केटिंग जीनियस देखो, मुंबई में सबसे ज्यादा इनकी सेल होती है वैलेंटाइंस डे पे। तो सबसे ज्यादा कैडबरी की सेल होती है वैलेंटाइंस डे पे। क्यों? जी, जी। क्योंकि हमारे देश में सिर्फ 2 सबसे मेजर त्योहार होते हैं, एक होता है दिवाली और दूसरा होता है वैलेंटाइन डे, चॉकलेट्स के नजरिए से, चॉकलेट्स या स्वीट्स। तो इनका दिमाग आप देखो, कितना सही दिमाग लगाया टू केटर द एंटायर मार्केट। ये एक होर्डिंग लगाते हैं सिल्क का। सिल्क को इनने प्रमोट किया है कि भाई 2 लोगों को करीब लाना है तो सिल्क खिलाओ, कैडबरी सिल्क, प्यार का, मोहब्बत का। तो उसका वो पहले एक होर्डिंग लगेगा मुंबई में, मुंबई के मेन लोकेशन पे, जहां पर के लिखा होगा, इट ब्रिंग्स यू क्लोजर, कैडबरी सिल्क, ठीक है। उसी के जस्ट आगे एक और होर्डिंग लगा होगा अलग से, वो होगा कैडबरी 5 स्टार, वी डोंट नीड एनीबॉडी, वी जस्ट नीड अ ब्रेक। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने एक सर्वे किया जिससे पता लगा कि वैलेंटाइन डे एकमात्र ऐसा दिन है जहां 2 गुट बन जाते हैं। एक होता है सिंगल्स का गुट और एक होता है कपल्स वाला, जानू, शोनू, मोनू, ये सारा वाला एक गुट रहता है। तो इन्होंने बोला सोनू, मोनू, जानू, लैला, मजनू को तो सिल्क ने कवर कर लिया, लेकिन एक दूसरा एक्सट्रीमिस्ट कौन है? देखिए, दिवाली में ऐसे एक्सट्रीमिस्ट कुछ नहीं होता, सब दिवाली साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो वहां पे तो हर ब्रांड लड़ता रहता है। इन्होंने बोला इनको क्या किया जाए, तो 5 स्टार के ऐसी एड्स उनने बना दी कि भैया किसी की जरूरत नहीं है, हम सिंगल वाले हैं। तो सिंगल लोगों का मोटो बन गया 5 स्टार, और कपल लोगों का बन गया सिल्क, कि भैया जानू शोनू हो तो सिल्क, सिंगल हो तो ये। तो इस हिसाब से इन्हें सिंगल्स को भी कवर कर दिया और कपल्स को भी कवर कर दिया। तो जो रेबेलियस होते हैं वो सब 5 स्टार खरीदने लग गए, और जो भाई प्यार में डूबे हुए हैं वो खरीदने लग गए। मुझे एक इंस्टेंस याद है कि 2001 की बात है, शायद मैं इटली गया था। तो मैं इटली गया तो वहाँ पे मार्केट वार्केट गया मैं शाम को घूमने। तो एक दुकान मुझे आइसक्रीम की बहुत सुंदर सजी हुई दिखी, जिसका ब्रांड था हैगन डाइस। अब मैं अंदर घुसा तो मेरे को एक स्कूप, मुझे अभी भी ध्यान है, वो शायद 21 यूरोस का, और उस वक्त यूरो था कुछ 65 रुपए का। ओके, मैंने कहा 1200 की आइसक्रीम का स्कूप। तो स्कूप, हाँ, स्कूप, ओके, 2 स्कूप होंगे शायद, हाँ मतलब हाँ कप। ठीक है, हाँ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा दिस प्लेस इज डैम एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव, हाँ। बोला नो, इट्स ओके, एवरीवेयर इन यूरोप द आइसक्रीम वाज ऑफ सेम प्राइस। In fact, this is much cheaper. When we talk of gelatos and handmade ice cream, they are even more expensive. मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा then that way India is very good. बोला they are not ice cream. मैंने कहा what are they? बोला no, they are not ice cream. मुझे उस वक्त नहीं समझ आया था, लेकिन आज मुझे समझ आता है कि वहाँ क्यों महंगी है और अपने यहाँ क्यों सस्ती क्योंकि है। वो ओरिजिनल दे रहे हैं पूरा, क्योंकि वो ओरिजिनल दे रहे हैं, करेक्ट, अपन फ्रोजन डेजर्ट खा हम रहे हैं। केमिकल्स ले रहे हैं, करेक्ट। और ये भी चीज, जैसे आप क्वालिटी वॉल्स है तो यहाँ क्वालिटी इंडियन काउंटर पार्ट है, वॉल्स बाहर की है। ऐसे ही आप बाहर जाओ वॉल्स की आइसक्रीम में, तो यहाँ पे तो फ्रोजन डेजर्ट लिखा है, लेकिन वहां पे अगेन दे आर वेरी एक्सपेंसिव। वॉल सस्ता नहीं है दुनिया में कहीं भी। करेक्ट, करेक्ट। इसी पे ही दीपक एक बात ध्यान है, जो हम मैग्नम यहाँ खाते हैं जो हमें यहाँ पर भी एक्सपेंसिव लगती है कि लाइक इट्स अबाउट 100 रुपीज और Correct, 150, विच इज
महंगा, हम्म। अगर आप चॉक बार को फॉर अ नॉर्मल कंसिडर, पर्सन हाँ ऑब्वियसली इट्स हाँ, महंगा, करेक्ट। वही सेम आइसक्रीम अगर आप लंदन में उनका जो सेंट्रल पार्क है, हाइड पार्क है, वहां लो तो वही 500 रुपए की है, नहीं 5 नहीं, वो पाउंड। शायद 10 पाउंड की थी, हाँ ऐसे ही, मतलब 8 या इट 10 वाज पाउंड की है। बहुत ज्यादा प्राइस की, और कोई टेस्ट में डिफरेंस नहीं, कुछ नहीं। तो थिंग्स आर हेल एंड हेवन डिफरेंस। करेक्ट, करेक्ट। अभिषेक जी, एक छोटी सी बात है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड एक हमारा एसेट है जो कि जनरेशन सेव करती चली आ रही है। आपने एक बात नोटिस करी होगी कि डायमंड्स की, जब हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो डायमंड्स को कैसे मार्केट किया गया, डायमंड्स आर फॉर एवर, डिबेयर्स ने शुरू किया। तो एक पत्थर जिसकी पहले कोई वैल्यू ही नहीं थी, उसे मार्केटिंग से इतना प्रमोट कर दिया गया कि उसकी वैल्यू गोल्ड से भी ऊपर हो गई, जबकि उसकी कहते हैं कोई रीसेल नहीं है, गोल्ड की रीसेल है, बट स्टिल ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी जिसकी वजह से उसने एक, जो कहते हैं ना, एक स्टेटस अचीव किया। ये तो है बहुत पुरानी बात, बट आप ये बताइए अभी कौन सी ऐसी कंट्री है एट प्रेजेंट जो मार्केटिंग में दे आर द एक्सपर्ट्स? तो सबसे बढ़िया मार्केटिंग एट प्रेजेंट कर रहा है साउथ कोरिया। अब आप इससे रिलेट कर पाएंगे, इनसे ज़्यादा आप रिलेट कर पाएंगे, समझ जाएंगे थोड़ी देर में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स आएंगे, पहले वाले पॉइंट्स में यूथ रिलेट करेंगे, कुछ पॉइंट्स में लेडीज़ ज़्यादा कर सकती हैं, आप भी कर सकते हो, पता नहीं, तो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि 1989 और 92 के बीच में कोरियन गवर्नमेंट ने बोला कि यार हमारा कल्चर बड़ा रिच है, तो कुछ करना चाहिए, क्योंकि कल्चर को अगर हम बाहर बेचेंगे और लोग उससे प्रभावित होंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स भी बिकेंगे, टूरिज्म भी बढ़ेगा, सारी चीज़ें होंगी। तो तब से उन्होंने एक नई शुरुआत करी। स्पेसिफिकली 1998 में इस चीज़ ने चरम सीमा करा, क्योंकि उन्होंने एक मिनिस्ट्री को ये काम दे दिया कि भाई हम फंड्स एलोकेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वर्क के लिए। तो उन्होंने बोला हमारा कल्चर बाहर भेजना है। और आप देखिए आज कल्चर कैसा पेनिट्रेट हुआ है। किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो उसका फेवरेट सीरीज होता है स्क्विड गेम, विच इज़ अ कोरियन ड्रामा। ठीक है, स्क्विड गेम के पीछे इतने मर्चेंडाइज बने, सब कुछ बने हुए, सारी चीज़ें हो गई। दूसरा, अगर लड़कियां सबसे ज़्यादा दीवाने, स्पेसिफिकली यंग गर्ल्स, वो के ड्रामा के पॉप की सबसे बड़ी दीवानी है। क्रेज है, लैंग्वेज समझ आए नहीं आए, पता बट नहीं क्या क्रेज देखते है, रहते हैं उसमें। एग्जैक्टली वो भैया हमें नहीं समझ में आएगा, हमें नहीं समझ हमें आता। नहीं आएगा। कोरियन ग्लास स्किन भी चाहिए मैं लोगों उसी पे आ रहा हूँ, इसलिए मैंने उनकी बात कर। अच्छा देखा, दीपक भाई भी आ गए। राइस वाटर। राइस वाटर, एग्जैक्टली। आप खुद देखिए ये कोरियन ग्लास स्किन का कितना ज्यादा क्रेज चढ़ा है ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, स्पेशली लास्ट 4 साल से। वहां से जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, 10-10 मिलियन डॉलर के तो महीने के ऐसे आराम से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, बिलियंस में जा रहे हैं। टेक्निकली अगर ओवरऑल देखें तो बिलियंस में वहां से यहाँ पर एक्सपोर्ट होने लग गए हैं कि भाई हमको भी वैसी स्किन चाहिए। करेक्ट। काफी सारे लड़कियां अपने लड़कों को, तुम्हारी स्किन वैसी क्यों नहीं? अरे भाई हम इंडियन जेनेटिक्स वाले हैं यार, कहाँ से लेके आएंगे वैसी वाली स्किन? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगाए जा रहे हो। तो ये वाली चीज हो गई है। तो वो देखिए उन्होंने अपनी इस चीज को, लोगों को लगता है कि के ड्रामा के पॉप ऐसे ही चला है। वहां पर 100+ के ड्रामा गैंग्स हैं, डांसिंग ग्रुप्स हैं। वहां पर सरकार भी नजर रखती है और इधर सिलेक्शन क्राइटेरिया भी होते हैं। उनमें से 25 निकलते हैं, 25 में से 5 निकलते हैं जिनको प्रमोट किया जाता है, एक्सटेंसिवली प्रमोट किया जाता है। उसके बाद और एक चीज़ देखिए, लास्ट 6 साल से इन्होंने सबसे ज़्यादा इंग्लिश डबिंग चालू कर दी है ताकि ग्लोबल रीच आ जाए। यस इस चक्कर में उनका टूरिज्म बढ़ गया। काफ़ी सारे लोग के पॉप समिट्स देखने के लिए, कॉन्सर्ट्स देखने के लिए वहां पर आने लग गए। सबसे बड़ी बात, हर आदमी के हाथ में आज सैमसंग का फोन है। सैमसंग का फ़ोन है, एग्जैक्टली। तो आप ये देख रहे आज हैं आप कि देखो किसी टाइम में जापान इलेक्ट्रॉनिक में हम कहते थे जापान, आज चाइना और कोरिया। कोरिया, एग्जैक्टली। ये देखिए एप्पल के विरोधी बोलिए अभी। बट दे डोंट अंडरस्टैंड दे एयर ड्रॉप। आईफोन इज आईफोन मैन। अभी हम बीटीसी बनाएंगे ना तो वी विल हाँ शेयर बस, एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप। अरे भैया मैंने भी लिया था तुम्हारे साथ में, बीटीसी से बेंगलोर गया था, तुमने कहा ये एयर ड्रॉप कुछ है, मैंने भी लिया और तब से आज तक यूज ही नहीं हुआ मेरा फोन। तो इसी तरीके से साउथ कोरिया ने थ्रू कल्चरल प्रमोशन हो गए, उनकी सीरीज हो गई, और इनफैक्ट एक मूवी भी आप लोगों को ध्यान होगी, पैरासाइट करके आई थी, जिसमें कोविड के पहले इनने थोड़ी झलकियां जी दिखा जी दी जी थी। जी जी। तो वो भी वहां की थी। तो उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से अपने कल्चर को प्रमोट कर दिया। कई ऐप्स हैं जो एक नोट कुछ पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, उस पे तो सिर्फ सारी कोरियन वो करेक्ट, सीरीज ही करेक्ट, पूरी करेक्ट। वही है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए कोरियंस ने इतना बढ़िया अपना दबदबा बना लिया है, तो मार्केटिंग में इससे बढ़िया जगह और कोई नहीं हो सकती। इनफैक्ट कितने इन्फ्लुएंसर्स अभी जा रहे हैं जो लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स एग्जैक्टली। हैं, और वो वहां से इतने प्रोडक्ट्स लाते हैं और दिखाते हैं अपने बेड पे, इतने सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं कोरियन प्रोडक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, ब्यूटी स्टैंडर्ड ही बना दिया ना, कोरियन स्किन ब्यूटी स्टैंडर्ड, दैट्स इट। अभी बातों बातों में मैंने एक पॉइंट नोट किया कि वो कुछ आप के पॉप और इसका बता रहे थे, कोरिया का और इसका,
मतलब K-pop कॉन्सर्ट्स का और ये सब, कॉन्सर्ट्स हाँ का। हाँ। तो दलजीत के भी कॉन्सर्ट्स में बहुत भीड़ है और बहुत पैसा इकट्ठा हो रहा है। आपको उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, दिलजीत पाजी के लिए स्पेसिफिकली कुछ नहीं है इधर, बट इन जनरल मैं बता रहा हूँ, आपने देखा होगा भारत में लास्ट 3-4 साल से कॉन्सर्ट्स का क्रेज बहुत भयंकर बढ़ गया है। बहुत ज्यादा। हवा, भयंकर भयंकर। मतलब लोगों की सैलरी कुल 20,000 है, लेकिन वो एक कॉन्सर्ट पे जाके 40,000 रुपए खर्च करके आ रहे हैं। पर उसका आप वो देखिए ना, क्योंकि उसको मार्केटिंग भी इतनी की जा रही है। देखिए, फ्रॉम आर्टिस्ट स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्सर्ट सबसे बेस्ट है। क्यों, इसको समझिए। एक कोई नॉर्मल आर्टिस्ट होता है हमारे देश में, अगर वो स्ट्रीम भी करेगा, चाहे वो स्पॉटिफाई पे करे, यूट्यूब पे करे, 100 मिलियन की व्यूअरशिप पे वो 2.5 से 3 करोड़ कमाएगा। 100 मिलियन किसको आएगा? जो टॉप आर्टिस्ट है। एक टॉप आर्टिस्ट के लिए इतना करके 3 करोड़ कमाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। दे आर नॉट सेटिस्फाइड जब तक उसके आगे 2 जीरो ना लगे एटलीस्ट। तो ये उन्होंने चैप्टर उठा लिया है विदेश से। टेलर स्विफ्ट हो गई, शी इज़ द मास्टर इन दिस थिंग। 85% उनकी पूरी इनकम कॉन्सर्ट से बनी है, जो हम आज बोलते हैं बिलियन स्टेटस ऑलमोस्ट पहुंचने वाली है, $1 बिलियन। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट ओनली। तो वही कंसेप्ट अब हमारे देश के सारे बड़े बड़े स्टार्स ने ये चीज़ समझना शुरू कर दी है। उन्होंने देखा कि भाई आज के समय पे कॉन्सर्ट इज़ नॉट जस्ट अ कॉन्सर्ट, इट इज़ अ फेस्टिवल इन इटसेल्फ। उसका एक सेलिब्रेशन होता है, मल्टीपल ब्रांड्स उसके साथ जुड़ते हैं। अभी आप खुद देखो, अगर आप बाहर की बात करें, काइली जेनर हो गई या फिर काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स के बीच में एक इंटेल ने अपना प्रमोशन कैसा किया था, ड्रोन्स के साथ आके उसने अपना लोगो बनाया था। वैसे ही अगर आप देखेंगे कि जितने भी दिलजीत के जब आपने बात करी, तो वो उनके एक स्पॉन्सरर है जिनका लोगो का कलर येलो है, तो सारे डांसर्स को उस पर्टिकुलर कॉन्सर्ट्स में येलो ही पहनाया गया ताकि आप उस हिसाब से प्रमोट किया जाए। बाहर खाने पीने वाले स्टॉल्स रहते हैं, उनकी अलग कमाई। किसी जगह पे अगर आप कॉन्सर्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली होटल के प्राइसेस 40% बढ़ जाते हैं उस समय पे। अकोमोडेशन के साथ साथ ट्रैवल एक्सपेंसेस, अचानक से कैब्स के दाम, गाड़ियों के दाम, प्राइवेट ऑटोमोबाइल के दाम वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्रॉस बेनिफिशियरी भी हो रहे हैं। जो बुकिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसमें बहुत बार स्कैम्स के ऊपर भी आरोप लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर भी आप देखेंगे जैसे प्रोमिनेंट बुकिंग प्लेटफॉर्म में बुक माई शो हो गए, जब उनको सीधे 15-20% का वहाँ पे कमीशन बन रहा है ऑन पर टिकट सेल, तो ऑब्वियसली इस चीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन दे आर प्लेइंग द अदर साइड, डार्क साइड। अगर मैं आपको बताऊँ ये कॉन्सर्ट्स का, तो क्या हो रहा है कि ये जो बुकिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, स्कैल्पिंग जो होती है ना, वो सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं होती, यहाँ पर भी होते हैं। स्कैल्पर्स बोलते हैं, तो स्कैल्पर बॉट्स लगाए जाते हैं। स्कैल्पर बॉट्स क्या होता है, जैसे अभी आपने देखोगे एक्साइटमेंट होती है कि 12 बजे टिकट बिकना शुरू होंगे, सब कंप्यूटर लेके बैठे रहते हैं, तो इनके स्कैल्पर बॉट्स लग जाते हैं उस पर। अब ऑब्वियसली बात है, बॉट्स और एल्गो, चाहे ट्रेडिंग की दुनिया हो या यहाँ की दुनिया, वो इंसान से तो तेज होगी। तो स्कैल्पर बॉट्स फटाक से एक बार में सारे टिकट्स खरीद लेते हैं। उसके बाद उसी को एक अलग मार्केट में ब्लैक में 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना करके बेचा जाता है। तो ये इससे दो चीज़ होती है, एक आर्टिफिशियल स्कैरसिटी बनाई जाती है कि भाई स्टार का कितना डिमांड है। आपने ऐसे खबरें सुनोगे 60। दिलजीत की टिकट्स तो मिल ही नहीं रही थी और लोग 12 बजे से लिटरली लैपटॉप पे बैठे थे, किसी को एक मिली एग्जैक्टली, और लोगों ने 5 लोग बजे खोलते ही देख रहे 10,000 वेटिंग चल रही है वेटिंग हमारे। चल रही है। हमारे एक जानने वाले हैं, वो दिल्ली में जब था उसका कॉन्सर्ट, यहाँ उसे नहीं मिली। वो यहाँ से लखनऊ गया था देखने, क्योंकि लखनऊ में इतनी भीड़ नहीं थी। करेक्ट करेक्ट। लेकिन लखनऊ में जब वो पहुंचा तो उसने ये देखा कि जितनी गाड़ियां आ रही हैं एक दिन पहले, और रास्ते में सब गाड़ियां जो हैं वो, अगर नॉर्मल वे में मान लो 1 घंटे में 500 गाड़ी यहाँ दिल्ली से लखनऊ जाती हैं, तो उस दिन 500 की जगह 5000 जा रही 5,000 थी। जा रही थी। तो अब वही तो, ये क्रेज किस लिए हो गया? तो पहला आर्टिस्ट ने ये चीज समझी कि भाई जब मैं नॉर्मल स्ट्रीम करूंगा, तो मैंने जो बताया आपको मनी डायनेमिक्स, मैं इतना ज़्यादा नहीं कमा पाऊंगा। 100 मिलियन की स्ट्रीम में 3 करोड़, उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो कहीं पर अगर मैं 35 करोड़ कमा सकता हूँ, 35 से 60 करोड़, 10 से 20 गुना, तो भाई सारा पैसा ऑप्शन ट्रेडर ही क्यों मजे लें, हम भी मजे लेंगे। हम भी 10-20 गुना करना चाहेंगे, वो तो लेजिट करना चाहेंगे। तो पहली चीज़ उन्होंने ये बोला कि भाई हम तो ये चीज़ करेंगे। तो पहली चीज़ ये हो गई कि आर्टिस्ट के लिए वो फ़ायदेमंद है। दूसरा जो मैंने बताया, स्कैल्पर बॉट्स के चक्कर में आर्टिफिशियल स्कैरसिटी बनाई जा रही है कि भाई ये चीज़ है। तीसरा, ये पूरा फेस्टिवल जैसा सेलिब्रेट होता है। हाल फिलहाल में जब हम वार्तालाप कर रहे हैं, तब हिमेश रेशमिया का एक बहुत बढ़िया और सक्सेसफुल एक कॉन्सर्ट अभी मुंबई में हुआ है 2 दिन पहले ही, जिसके लिए बहुत लोगों को क्रेज है। इनफैक्ट लोगों ने बोला कोल्ड प्ले से बेटर कॉन्सर्ट है। सारे 90s के लोगों ने, 80s के लोगों ने रिलेट कर लिया, ओ हुजूर। उन्होंने डायलॉग भी मारा कि नॉर्मल गाऊं या नाक से गाऊं, उन्होंने मतलब खुद ही मीम बना के, ऐसे भी हाँ बोला तो उन्होंने। ही नोज हाउ टू कनेक्ट विद द पीपल। तो वो उसका एक अलग, क्योंकि वो पूरा फेस्टिवल होता है, लोग आ रहे हैं, एक क्लब जैसा माहौल बन जाएगा, सब लोग खा पी रहे हैं, नाच गा रहे हैं। तो वो एक चीज़ हो गई। चौथा, स्ट्रेस। अब आप बोलोगे स्ट्रेस का क्या लेना है? जीवन में लोग इतने स्ट्रेसफुल हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, दे नीड अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ब्रेक। यस। और ये उनके लिए ब्रेक है, क्योंकि हम लोगों का डोपामाइन हिट इतना होने लग गया कि हर चीज़ तो आजकल अपन मोबाइल में देख लेते हैं, फ़ोन पे देख लेते हैं। अब कुछ बड़ा चाहिए, ग्रैंड लेवल पे चाहिए।
तो ये जगह वो होती है, वो पूरा ग्रैंड पूरा माहौल बना रहता है ना। पहले आप एक्साइटमेंट में उस टिकट को बुक करते हो, भले ही उस विदेशी का आपको लिरिक्स आता हो या ना आता हो, पहले बुक करोगे। फिर आप 3 महीने तक उसके लिरिक्स रटोगे, क्योंकि उधर जाके आपको बोलना भी तो है, गाना गाना भी तो है। फिर आप वो रटोगे। फिर तीसरी चीज़, आप उधर जब पहुंच जाओगे, उसके बाद वो भीड़ में लगना, लाइन में, और फिर जब पूरा क्राउड चिल्लाएगा साथ में, फिर इंस्टा स्टोरी इंस्टा डालना। स्टोरी। इनफैक्ट इस पे एक बिजनेस बन चुका है, इंस्टा स्टोरी। अगर आप किसी कॉन्सर्ट में नहीं जा पाए तो आपके बिहाफ पे हम लोग जा रहे हैं, हम कॉन्सर्ट पे, आप 800 रुपए दो, 2000 डिपेंडिंग अपॉन कहाँ है, हम आपको वो फोटो वीडियो फुटेज दे देंगे, आप अपनी स्टोरी पे डाल के आप हवाबाजी करो कि सी आई वाज देयर इन दिस कॉन्सर्ट। इनफैक्ट अभी एक मैंने देखा, एक कोई इन्फ्लुएंसर है, वो क्या कर रहे हैं, जैसे शादियों में वो इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं, लाइक ब्राइड और ग्रूम के पास तो इतना टाइम नहीं है ना कि वो जरा जरा सी स्टोरी डालते रहे। वो इसी पर्पस के लिए है कि वो स्टोरीज बना रहे हैं आप एंड द अदर देखिए, पर्सन इज पुटिंग इट अप। हद तो आप ये देखिए, महाकुंभ से शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है। फोटो डिजिटल स्नान चल रहा है कि भाई आपकी एक फोटो ली जाएगी, उसका वो स्नान कराया जा रहा है, 5,000 रुपए, ओहायो में बैठे हमारे सम्राट अशोक जी के बेटे ऐसा करके कुछ भी बनाएंगे, और उसके बाद ये लीजिए 5,000। डिजिटल स्नान हो रहा है। आप सोचिए, जेप्टो पे प्रयागराज का वाटर मिल रहा था। आप सोचिए दुनिया कहाँ से कहाँ जा चुकी है। शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स ऐसा कर। अभिषेक जी, आपने आज बहुत ज्ञान की बातें बताई, और हमें आपकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग लगती हैं कि अभी हमें एपिसोड 4 भी करना है, क्योंकि आपकी बातें खत्म नहीं होती है। थैंक यू। और अभी हम इस एपिसोड को एंड करते हैं रैपिड फायर से। श्योर, आपको सोचना नहीं है, बस फटाफट आंसर देना ठीक है, है। ठीक है? व्हाट वुड यू प्रेफर, लग्जरी वॉच और लग्जरी कार? लग्जरी कार। स्पीति और गोवा? स्पीति। गोल्ड और बिटकॉइन? बिटकॉइन। स्टॉक्स और रियल एस्टेट? स्टॉक्स। इंस्टाग्राम और यूट्यूब? यूट्यूब। वन बुक एवरी एंटरप्रेन्योर शुड रीड? पीटर थील की एक बुक है, 0 to 1। इन्वेस्टिंग मंत्रा इन वन वर्ड? इन्वेस्टिंग मंत्रा इन वन वर्ड। इन्वेस्टिंग मंत्रा इन वन वर्ड, ये वर्ड नहीं हुआ ना, ये 3 वर्ड हो गए। अरे नहीं, मैं 1 वर्ड नहीं, 3 वर्ड बोलता हूँ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। योर इंस्पिरेशन, बॉलीवुड में कौन है और पॉलिटिक्स में कौन है? काफी हैं बॉलीवुड में। जस्ट वन। ओके, बॉलीवुड शाहरुख, एंड पॉलिटिक्स में ये इसके कर दिया, मोदी जी। बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ? बिगेस्ट मिस्टेक तो मैं बहुत सारे करता हूँ। सो बिगेस्ट मिस्टेक लाइफ चेंजिंग मिस्टेक? सेल्फ रिमोर्स जो होते हैं, कि जो एक सेल्फ गिल्ट होता है, मेरे हिसाब से वो होना नहीं चाहिए। गलतियां हो गई, सीखो, आगे बढ़ो, दैट्स इट। एलन मस्क और वॉरेन बफेट? एलॉन मस्क। एलन मस्क। तो चलिए दोस्तों, ये था बहुत ही मज़ेदार एपिसोड, जिससे कि हमें बहुत सारे चीज़ों के बहुत सारे मल्टीवर्स बातें सीखने को मिली आज अभिषेक से। मार्केटिंग के बारे में, मार्केट्स के बारे में, कल्चर के बारे में, और किस तरीके से आपके दिमाग को इम्पैक्ट किया जाता है बाय पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट, जिसे हम बोलते हैं। इसी तरह की और जानकारी दोस्तों हम लेके आते रहेंगे। और यदि आप लोगों की कुछ खास सवाल हैं मुझसे, अभिषेक से, या किसी भी बारे में, तो कृपया करके उसे पेन डाउन करें और कमेंट्स में पूछें। हमारी टीम या अभिषेक की टीम, हम आशा करेंगे कोई भी जवाब दे आपका। और यदि आप चाहते हैं कि अगले एपिसोड में हम क्या क्या सवाल अभिषेक से पूछें, आप लोग वो भी पूछ सकते हैं, और हम उसे कवर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इसी आशा से कि आप लोगों को काफ़ी ज्ञान मिला होगा, और लास्ट में ये रैपिड फायर खेल रहे थे, वो भी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस सभा को आज यहीं विराम देंगे, और थैंक्स बोलेंगे अभिषेक को कि वो आए, उन्होंने समय निकाला और हमें अपना अमूल्य समय और ज्ञान दिया। थैंक यू अभिषेक जी। थैंक Thank you, यू, अभिषेक जी। थैंक यू।